गुड इवनिंग एवरीबॉडी। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हम बातचीत करने जा रहे हैं 2022-23 के विद्यार्थियों के लिए और 2021 के विद्यार्थियों के लिए भी रक्षा प्रौद्योगिकी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक महत्वपूर्ण यूनिट और यूट्यूब में पहली बार डिफेंस टेक्नोलॉजी की कक्षा शायद आप पहली बार हमारे माध्यम से यूट्यूब पर देख पा रहे होंगे, क्योंकि डिफेंस टेक्नोलॉजी इसके पहले मैंने केवल एक और चैनल पर लिया था लगभग 2016 में, और अब तो 5 साल हो चुके हैं। तो इसका सिंपल सा तात्पर्य है कि अब तो दुनिया बदल चुकी है। तो आइए शुभारंभ करते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी का संक्षिप्त में कुछ छोटी जानकारियों के साथ। सबसे पहले तो एग्जाम रस एक्सक्लूसिव चैनल है, इसे भी आप ज्वाइन कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस समय आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं भारत के 100 से ज्यादा बेहतरीन एजुकेटर के साथ। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में सब्सक्रिप्शन अगर आप इस समय लेते हैं तो 4-in-1 का ऑफर है। प्रिंटेड नोट्स आपको मिलते हैं, मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर मिलता है। अपने किसी भी प्रकार की आर्थिक प्रॉब्लम के लिए 2 विकल्प है, लोन की सुविधा भी है आपके पास और स्कॉलरशिप टेस्ट भी है। यदि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इस समय ले रहे हैं और यदि आप ऑप्शनल का ज्योग्राफी का प्लानिंग कर रहे हैं तो ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लास 10 जून से हम स्टार्ट कर रहे हैं, उस क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया बेस्ट प्रोग्राम जो इस समय आइकॉनिक है, बेहतरीन मेंटर्स आपको अवेलेबल होंगे, जो आपको 100 स्टूडेंट्स की बैच बन रही है आइकॉनिक में, जिसमें केवल 20 सीटें बची हैं। 12 मई से कई सारे बैच स्टार्ट किए जा चुके हैं। सब्सक्रिप्शन के साथ साथ यदि मान लीजिए आपको स्कॉलरशिप टेस्ट से जुड़ना है तो हर रविवार को आप कॉम्बैक टेस्ट के माध्यम से भी अपने सब्सक्रिप्शन की फीस को कम कर सकते हैं। 7 जून को, जी हां 7 जून को फाउंडेशन कोर्स 2022 और 10 जून को ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके साथ अपने 2021, 22 और 23 की प्लानिंग आप कर सकते हैं। MK लाइव रिफर कोड यूज करते चलिए। आज हम क्या क्या कवर करेंगे, तो आज हम कवर करेंगे सबसे पहले थल सेना परिचय, परिचय के बाद थल सेना, वायुसेना, नौसेना, मिसाइलें कितने प्रकार की भारत में हैं, भारत का परमाणु कार्यक्रम, वैश्विक निशस्त्रीकरण की जितनी भी संधियां हैं, वैश्विक निशस्त्रीकरण की संधियां, भारत के रक्षा क्षेत्र में FDI, करंट अफेयर और नवीन शब्दावली। डिफेंस टेक्नोलॉजी का मतलब होगा, सबसे पहले तो हम परिचय पर बातचीत करेंगे। हमारे देश में सेना के 3 हिस्से हैं। चौथी सेना की बात चल रही है जो डिजिटल आर्मी बनेगी, जो हमें साइबर सुरक्षाओं से मदद करेगी रक्षा करने में। लेकिन अभी हमारे देश की 3 सेनाएं हैं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना। मिसाइलों का वर्गीकरण, भारत में परमाणु कार्यक्रम, वैश्विक निशस्त्रीकरण की कितनी संधियां हैं, भारत में रक्षा क्षेत्र में FDI, करंट अफेयर और नवीन शब्दावली। सभी लोग जरा ध्यान से देखते चलिएगा। डिफेंस टेक्नोलॉजी का जनरली मटेरियल आप लोगों को मैं बता दूं कि कहीं पर भी किसी भी किताब में बिल्कुल अप टू डेट और एक जगह पर नहीं मिलेगा। इसलिए आज की कक्षा का जो PDF होगा या आज की कक्षा का जो कंटेंट होगा, इसे आप लोगों को बढ़िया से संभाल के रखना है। यह आपका स्टैटिक पूरा पोर्शन कवर कर देगा और जैसे जैसे लाल लालियो करंट अफेयर की बात आएगी तो इसमें आप करंट अफेयर को जोड़ते चलेंगे। जो 2022-23 के विद्यार्थी हैं, साइंस टेक्नोलॉजी में पहली यूनिट वो कवर करेंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी, रक्षा प्रौद्योगिकी को। तो जिन लाल लालियों का 2022-23 का लक्ष्य है, जिन लाल लालियों का 2021 का लक्ष्य है, ये डिफेंस टेक्नोलॉजी बिल्कुल A to Z, फर्श से लेकर अर्श का सिलेबस हम कवर कर रहे हैं। शुरू से शुरू करते हुए अंतिम स्तर तक की बात हम इसमें करेंगे।
सारे पहलुओं को एक ही कक्षा में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस महायुद्ध का। सबसे पहले परिचय, भूमिका। भारत सरकार भारत के प्रत्येक भाग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। तो हमारे सेनाओं का प्रमुख या सर्वोच्च राष्ट्रपति होता है। राष्ट्र की रक्षा का दायित्व केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास होता है और केंद्रीय मंत्रिमंडल में इसका निर्वहन रक्षा मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है। तो राष्ट्रपति हमारे तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा और राष्ट्रपति जो कार्यपालिका का भी प्रमुख है, तो कार्यपालिका में रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्टर, और बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है ये। जो कैबिनेट होता है, कैबिनेट का हमेशा ही रक्षा मंत्रालय का जो भी मंत्री होगा वो सदस्य माना जाता है। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, रेल मंत्रालय, ये कुछ प्रमुख मंत्रालय होते हैं। तो डिफेंस का भी अपने आप में एक बहुत ही अलग महत्व माना जाता है। उल्लेखनीय कि रक्षा मंत्रालय केवल केंद्रीय स्तर पर होता है। राज्यों के संदर्भ में इस प्रकार का कोई मंत्रालय नहीं होता, क्योंकि इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। तो किसी भी राज्य में कोई डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं होती है। हर राज्य के सुरक्षा का दायित्व भी केंद्र सरकार के पास है। ये एक्सक्लूसिवली केवल केंद्र सरकार का ही जिम्मेदारी मानी जाती है। रक्षा मंत्रालय सशस्त्र बलों को देश की रक्षा के संदर्भ में उनके दायित्व के निर्वहन के लिए नीतिगत रूपरेखा प्रदान करता है। हमारे भारतीय सेना का प्राथमिक उद्देश्य है राष्ट्रीय सुरक्षा, मतलब हमारे देश की पूरी तरह से सीमाओं की रक्षा करना, राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करना, राष्ट्र को बाहरी आक्रमण और आंतरिक खतरों से भी बचाना, सीमाओं पर शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। हमारी भारतीय सशस्त्र सेना के 3 हिस्से हैं। एक है थल सेना, एक है वायु सेना और एक है नौसेना। लेकिन जब भी हम भारतीय सेना की बात करते हैं तो वह थल सेना ही मानी जाती है, क्योंकि जनरली युद्ध में पहली पंक्ति इन्हीं की मानी जाती है, थल सेना की। इसीलिए जब भी हम भारतीय सेना कहते हैं तो हमारे दिमाग में थल सेना आती है। वायु सेना और नौसेना जनरली हमारे दिमाग में बाद में आएगी, लेकिन पहली हमेशा थल सेना आती है, क्योंकि हमारे सेना की पहली पंक्ति थल सेना ही होती है। भारतीय थल सेना के प्रशासनिक और सामरिक कार्य संचालन का नियंत्रण थल सेना अध्यक्ष करता है और भारतीय सेना को अधिकतर थल सेना ही समझा जाता है। यह ठीक भी है, क्योंकि रक्षा पंक्ति में थल सेना का ही प्रथम और प्रधान स्थान है। जैसे किसे वैसा समझिएगा भाई, जैसे गरीब बच्चा होता है जिसने अपनी जिंदगी में ज्यादा टाइप के बिस्किट नहीं देखे होते, तो बिस्किट का मतलब पार्ले जी समझता है। तो कुछ ऐसी बात है कि हम जब सेना की बात करते हैं तो सेना का संबंध थल सेना से लिया जाता है, लेकिन सेना का मतलब होता है थल सेना, वायु सेना और नौसेना। हम कह सकते हैं कि मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी। अगर हम बात करें थल सेना की, तो थल सेना अध्यक्ष थल सेना का सबसे प्रमुख पद माना जाता है। जरा ध्यान से देखते चलिएगा। धन्यवाद, इधर ध्यान देना। अभी थल सेना की 6 कमान है। थल सेना की 6 कमान है। पश्चिमी कमान शिमला में है, उत्तरी कमान उधमपुर में है, मध्य कमान लखनऊ में है, पूर्वी कमान कोलकाता में है, दक्षिणी कमान पुणे में है और दक्षिण पश्चिमी कमान जयपुर में है। मैं इसे याद रखने का तरीका बता दे रहा हूं। तो याद रखने के लिए क्या करिए, एक भारत का मैप बना लेते हैं और इस भारत के मैप में जो दक्षिणी कमान है वो पुणे में है। दक्षिणी कमान पुणे में है। पूर्वी कमान कोलकाता में है। पूर्वी कमान कोलकाता में है। पश्चिमी जो कमान है, पश्चिमी कमान रियल में शिमला में है। शिमला में है।
पश्चिमी कमान शिमला में है, भले ही वो शिमला पश्चिम में ना हो। उत्तरी कमान उधमपुर में है, उधमपुर में है, जैसे कि बड़ी बड़ी शाखाएं मान के चलिएगा, तो उत्तरी कमान उधमपुर में है। तो उत्तर उधमपुर, दक्षिण पुणे, पूर्व कोलकाता, पश्चिम शिमला। पर इसके अलावा दो और कमान है, एक तो मध्य कमान है लखनऊ में, एक मध्य कमान है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी, और दक्षिण पश्चिमी कमान है, एक दक्षिण पश्चिमी कमान जिसे हम कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिमी कमान हम कहेंगे कि जयपुर में है, राजस्थान की राजधानी। तो उत्तरी कमान उधमपुर, दक्षिणी कमान पूना, पूर्वी कमान कोलकाता, पश्चिमी कमान शिमला, मध्य कमान लखनऊ, और जयपुर में दक्षिण पश्चिम के बीच में, दक्षिण और पश्चिम के बीच में हम कहेंगे कि जयपुर को दक्षिण पश्चिमी कमान कहते हैं। तो क्या थल सेना की 6 कमान याद हो गई हैं? ऊपर उधमपुर जम्मू में, महाराष्ट्र में पूना, कोलकाता, शिमला, लखनऊ, दक्षिण पश्चिम जयपुर, रटी होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उधमपुर पुणे, उधमपुर पुणे, कोलकाता शिमला, लखनऊ जयपुर, लखनऊ जयपुर। 6 कमान है, 6 कमान है। अब भारत में एक नया पद आ गया है। एक्चुअली पहले तीनों सेनाओं में कोऑर्डिनेशन नहीं होता था, तो तीनों सेनाओं में कोऑर्डिनेशन को मजबूत करने के लिए, तीनों सेनाओं के बीच में कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का पद भारत में बनाया गया है। 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में उच्च रक्षा प्रबंधन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के पद के सृजन को मंजूरी दे दी है। यह भारत की जल थल वायु सेना के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आपस में उनके संपर्क को स्थापित करता है। CDS का गठन रक्षा मंत्रालय के तहत किया गया है। वह उसके सचिव के रूप में कार्य करता है। जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत हमारे थल सेना में सबसे, जैसे कि हमारे इसमें प्रशासन में आप लोगों ने पुलिस वालों में सुना होगा कि सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर, फिर इसी टाइप से हायरार्की होती है। SHO, फिर हम कह सकते हैं कि DSP, फिर SP या एडिशनल SP, फिर SP, ऐसे कई पद होते हैं। तो वैसे हमारे थल सेना में लेफ्टिनेंट, वैसे हवलदार, सूबेदार वो भी होते हैं, लेकिन थोड़ा सब इंस्पेक्टर लेवल से अगर हम शुरुआत करें या अगर हम बात करें तो लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन। जैसे कैप्टन को कई लोग बहुत बड़ा पद समझते हैं, लेकिन रियलिटी में याद रखिएगा कि लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल जैसे पद SP के बराबर के हैं। कर्नल जैसा पद SP के बराबर का है। पर क्या होता है कि हम लोगों ने सेना के बारे में जितना सुना है, तो कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि जो सेना का कैप्टन है मतलब इधर SP के बराबर होगा, तो नहीं। SP पद प्रशासनिक में जितना ताकतवर है, जितनी शक्तिशाली पद है, उतनी बात कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल के पद की आती है। शायद आप में से कई लोगों को आज पहली बार ही पता चलेगा कि SP का जो पद है वो बहुत बड़ा पद है, क्योंकि प्रशासनिक, हाँ सैलरी के मामले में भले आप कह सकते हैं, लेकिन शक्तियों के मामले में, क्योंकि कर्नल DM को मतलब जिस जगह, जिस क्षेत्र का कर्नल होता है, जिस कमान का कर्नल होता है, वो वहां के DM को रिपोर्ट करता है। तो कर्नल DM को रिपोर्ट कर रहा है तो जनरली वो SP के बराबर का पद माना जाता है। तो लेफ्टिनेंट से बनते हैं कैप्टन से बनते हैं मेजर से बनते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर जनरल और फील्ड मार्शल। लेकिन अब फील्ड मार्शल का जो पद था, मतलब जो ओहदा था, हमारे भारत में नहीं है। फील्ड मार्शल रैंक सेना में सर्वोच्च पद होता था, जिसे समाप्त कर दिया गया है। तो वर्तमान में जनरल भारत की सेना का सर्वोच्च रैंक है और लेफ्टिनेंट जनरल भारतीय सेना में दूसरा सर्वोच्च रैंक है। तो
सीडीएस के अंडर में जो थल सेना अध्यक्ष जिसे हम कह रहे हैं वो जनरल कहलाएगा, जनरल। नहीं तो पहले फील्ड मार्शल, उससे भी बड़ा पद होता था फील्ड मार्शल। तो जनरल अब बड़ा पद है, जनरल बड़ा पद है। आइए, तो थल सेना के पास मेनली हथियारों के रूप में बंदूकें भी होती है, लेकिन हमारे इसमें बंदूकों पर उतने कोई सवाल नहीं आते, रेयरली पूरे 10 सालों में पूरे भारत के किसी एग्जाम में पूछा जाए। मेनली जो सवाल आते हैं वो मिसाइलों पर आते हैं। थल सेना, वायुसेना और नौसेना के पास कई प्रकार की मिसाइलें। पहले तो इन मिसाइलों को देखते हैं, तो थल सेना हम इसी के साथ खत्म कर देंगे। फिर वायुसेना आएगी, तो वायुसेना में लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन के बारे में पढ़ना है। नौसेना में हमें युद्ध विमान वाहक पोत और पनडुब्बियों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले थल सेना में हम मिसाइलों पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मेनली थल सेना को ही सेना की मुख्य पंक्ति माना जाता है। तो आइए लाल लालियों जानने की कोशिश करते हैं थल सेना के बारे में, मतलब मिसाइलों के बारे में। मिसाइलों का वर्गीकरण कई आधार पर किया जाता है। मार्ग के आधार पर, मारक दूरी के आधार पर, प्रक्षेपण और लक्ष्य के आधार पर और गति के आधार पर। मिसाइलें हमारे देश में कई भागों में वर्गीकृत की जाती हैं। मिसाइलों का वर्गीकरण कई आधारों का है। सारे हथियारों के बारे में भी हम जानेंगे, बस आप चीजों को देखते चलिएगा, क्योंकि कई बार इस प्रकार के सवाल इसमें सीधे बनते हैं कि मार्ग के आधार पर कितनी मिसाइलें होती है, मारक दूरी के आधार पर, प्रक्षेपण और लक्ष्य के स्थान के आधार पर और गति के आधार पर। सबसे पहले मार्ग के आधार पर मिसाइलें दो प्रकार की है, बेलास्टिक और क्रूज मिसाइल। अब जरा ध्यान से सुनना, क्रूज और बेलास्टिक मिसाइल। जो बेलास्टिक मिसाइल होती है वह जब छोड़ी जाएगी तो वह वायुमंडल में क्षोभ मंडल तक जाएगी, क्षोभ मंडल तक लगभग 18-20 किलोमीटर ऊंचाई तक जाएगी और फिर जहां जाना हो वहां पर लक्ष्य पर गिर जाएगी, ऐसे जाएगी और लक्ष्य पर गिर जाएगी। बेलास्टिक मिसाइल की खासियत है कि ये मिसाइलें काफी लंबी दूरी के लक्ष्यों को भी भेद सकती है। लंबी दूरी का अभिप्राय लाल लालियों 8,000 किलोमीटर दूर तक के भी लक्ष्य को, 11,000 किलोमीटर दूर के लक्ष्य को भी किसी एक जगह से लक्षित करते हुए भेदा जा सकता है बिना किसी हवाई जहाज के। केवल मिसाइल ही इतनी दूरी तय करेगी और लक्ष्य जहां पर है वहां पर टारगेट करेगी। पर बेलास्टिक मिसाइल का प्रॉब्लम यह है कि यह जब ऊंचाई पर चली जाती है तो राडार सिस्टम, जो राडार सिस्टम होता है, जरा फुल फॉर्म लिखना कमेंट्स में तेजी से लाल लालियों। देखिए जरा राडार, कितने लोगों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई की है। राडार सिस्टम में डिटेक्ट हो जाती है। सोनार सिस्टम होता है जैसे पानी के लिए, वैसे सोनार सिस्टम का बता देता हूं मैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग की बात आती है तो वैसे ही राडार के लिए क्या यूज करते हैं, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। बहुत ही बढ़िया आर बी कलमाड़ी, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ये जो राडार होते हैं ना, दुश्मन उस राडार से इसको डिटेक्ट कर देता है और हवा में ही खत्म कर सकता है। तो बेलास्टिक मिसाइल का प्लस पॉइंट है लंबी दूरी, माइनस पॉइंट है कि राडार से डिटेक्ट होता है। तो बेलास्टिक मिसाइल को अगर आप देखना चाहे चित्र के रूप में तो ऐसी चलती है। ये बेलास्टिक मिसाइल है। और जो क्रूज मिसाइल होती है वह क्रूज मिसाइल बिल्कुल सतह के साथ चिपकती हुई चलती है। तो क्रूज मिसाइल का जो प्लस पॉइंट है, जो क्रूज मिसाइल का प्लस पॉइंट है कि इसे राडार डिटेक्ट नहीं कर सकता है, इसे राडार डिटेक्ट नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन जो सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है कि आप इससे लंबी दूरी की बात नहीं कर सकते, क्योंकि फिर लंबी दूरी के लिए पूरा मैदानी भाग होना चाहिए।
पठार पर्वत नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सतह के पैरेलल चलती हुई जाती हैं और इसे कहते हैं भूलो, दागो और भूलो, दागो और भूलो। क्योंकि इसका मतलब न केवल निशाना अचूक होता है बल्कि ये राडार के द्वारा डिटेक्ट नहीं होती है, तो लक्ष्य को भेद कर ये आती है। लेकिन ड्रॉबैक क्या है, यह ज्यादा लंबी दूरी की नहीं बनाई जा सकती क्योंकि यह सतह के पैरेलल चलती है। तो बेलास्टिक लंबी दूरी की और परवलयकार पथ होता है, राडार से डिटेक्ट हो जाती है। क्रूज मिसाइल राडार से डिटेक्ट नहीं होती है, दागो और भूलो मिसाइल कहलाती हैं, लेकिन लंबी दूरी की मारक क्षमता नहीं होती है। ऐसी मिसाइलें जो वर्टिकल गमन करते हुए वायुमंडल को पार कर जाती और लक्ष्य के ऊपर पहुंचने के बाद गुरुत्वीय बल से नीचे गिरती हैं। बेलास्टिक मिसाइल की सबसे बड़ी समस्या है कि वह दुश्मन के राडार से पहचान कर ली जाती हैं और रास्ते में समाप्त की जा सकती है। लेकिन बेलास्टिक मिसाइलें लंबी दूरी तक मारक क्षमता रखती हैं। भारत की अधिकतर मिसाइलें बेलास्टिक प्रकार की हैं। इस प्रकार से आप वैसे लोगों ने देखा होगा, हमारे देश में एक मूवी है तिरंगा, उस तिरंगा मूवी को में पहली बार मिसाइलों को दिखाया गया था। ऐसा मुझे नहीं लगता कोई भारतीय होगा जिसने तिरंगा मूवी ना देखी हो। क्रूज मिसाइलें ऐसी मिसाइलें जो भूमि के समानांतर गति करती हैं तथा दुश्मन के रडार द्वारा नहीं पहचानी जाती, लेकिन ऐसी मिसाइलें लंबी दूरी की मारक क्षमता नहीं रखती है। तो क्रूज मिसाइलों की खासियत है दागो और भूलो, लेकिन क्रूज मिसाइल लंबी दूरी की मारक क्षमता नहीं रखती है। फिर दूसरा है मारक क्षमता के आधार पर कि कितने दूरी तक वो मार सकती हैं, उसके आधार पर मिसाइलें 5 प्रकार की होती है। रणनीतिक मिसाइलें जिन्हें टेक्टाइल मिसाइलें कहते हैं, शॉर्ट रेंज बेलास्टिक मिसाइलें, शॉर्ट रेंज बेलास्टिक मिसाइलें, मीडियम रेंज बेलास्टिक मिसाइलें या इंटरमीडिएट बेलास्टिक मिसाइलें, लॉन्ग रेंज बेलास्टिक मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल बेलास्टिक मिसाइल। तो अगर हम बात करें तो मारक क्षमता मतलब जनरली लंबी दूरी की मारक क्षमता तो बेलास्टिक मिसाइलों की होगी, इसलिए ये पूरा वर्गीकरण बेलास्टिक मिसाइलों का है। बाकी टैक्टिक मिसाइलों में बेलास्टिक भी आती हैं और टैक्टिक मिसाइलों में क्रूज मिसाइल भी आती है, लेकिन टैक्टिक मिसाइलों में मुख्य रूप से क्रूज मिसाइल आएगी जिनकी मारक क्षमता ज्यादा से ज्यादा 300 किलोमीटर तक रहेगी। मतलब यदि टैक्टिक मिसाइल का हमें उपयोग करना है मेरे लाल लालियों, तो जहां सीमावर्ती क्षेत्र होगा, जो भारत का सीमावर्ती क्षेत्र होगा, उस सीमावर्ती क्षेत्र पर हमें रणनीतिक मिसाइलें लगानी पड़ेगी। लेकिन बेलास्टिक मिसाइलें हम भारत के किसी भी जगह से दाग सकते हैं और कहीं पर भी कहीं से भी हमला करने के लिए भेज सकते हैं, क्योंकि बेलास्टिक मिसाइलों की रेंज काफी लंबी होती है। तो जो टैक्टिक मिसाइलें होती है वो जनरली युद्ध वाले क्षेत्र में काम करती है। टैक्टिक मिसाइलें या स्ट्रैटेजिक मिसाइलें भी कहते हैं, ऐसी मिसाइलें जिनकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर या इससे कम होती हैं, रणनीतिक मिसाइलें कहलाती है। इनका उपयोग करने के लिए इन्हें युद्ध स्थल तक लाना पड़ता है। लघु दूरी की बेलास्टिक मिसाइलें, शॉर्ट रेंज बेलास्टिक मिसाइल, ऐसी मिसाइलें जिनकी मारक क्षमता 300 से 1000 किलोमीटर तक होती हैं। भारत की अग्नि, शौर्य और पृथ्वी 3, पृथ्वी 2 मिसाइलें इसमें रखी जाती हैं। तो भारत की अग्नि, शौर्य मिसाइल इस प्रकार की मिसाइल है जो 300 से 1000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। मध्यम दूरी की बेलास्टिक मिसाइल, मिडिल रेंज बेलास्टिक मिसाइल 1000 से 3500 किलोमीटर, जैसे अग्नि 2, अग्नि 3। फिर है लंबी दूरी की बेलास्टिक मिसाइल जिसे LRBM लॉन्ग रेंज बेलास्टिक मिसाइल या इंटरमीडिएट बेलास्टिक मिसाइल कहते हैं। ऐसी मिसाइल जिनकी मारक क्षमता 3500 से 5500 किलोमीटर तक होती है, अग्नि 4। इंटरकॉन्टिनेंटल बेलास्टिक मिसाइल, ऐसी मिसाइल जिनकी मारक क्षमता 5500 किलोमीटर से अधिक होती है, उन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल बेलास्टिक मिसाइल कहते हैं, जैसे भारत की अग्नि 5 और अग्नि 6। यहां एक छोटा सा झगड़े वाला बिंदु बता रहा हूं।
एक्चुअली अंतरराष्ट्रीय परिभाषा कहती है कि अगर किसी मिसाइल की रेंज 5500 किलोमीटर है तो ही वह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है या इससे ज्यादा है। भारत की जो अग्नि 5 है ना मेरे लाल लालियों, अग्नि 5 जो है इसकी रेंज 5000 किलोमीटर की है। तो रियल में आईसीबीएम के अंतर्गत ये नहीं आनी चाहिए, ये आनी चाहिए थी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों में, पर ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन हमारे देश के रक्षा मंत्रालय ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस मिसाइल को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल घोषित किया है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि आईसीबीएम प्रकार की कौन सी भारत की मिसाइल है तो वो अग्नि 5 है, पर इंटरनेशनली भारत के पास अभी आईसीबीएम वाली डेवलप हो रही है अग्नि 6। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 5500 किलोमीटर की रेंज को ही इंटरकॉन्टिनेंटल माना जाता है, लेकिन भारत में 5000 को भी हमने इंटरकॉन्टिनेंटल माना है। इसलिए अगर तुम्हारा एग्जामिनर ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे कि भारत में आईसीबीएम प्रकार की मिसाइल कौन सी है, तो अग्नि 5 को मान लेना जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक की है। हां, अग्नि 6 की रेंज लगभग हम 8500 किलोमीटर से 11000 किलोमीटर कर रहे हैं, तो अग्नि 6 तो गारंटेड आईसीबीएम में आएगी, लेकिन अभी वो डेवलप नहीं हुई है। अग्नि 5 डेवलप हो चुकी है। फिर प्रक्षेपण और लक्ष्य के स्थान के आधार पर सतह से सतह मार करने वाली, मतलब जमीन से दागा और जमीन पर, सतह से हवा में मार करने वाली, जमीन से दागा और हवाई जहाज, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर या ड्रोन को खत्म करेगी। हवा से हवा में मार करने वाली, फाइटर प्लेन चला रहे हैं आजकल हमारे देश में, मीडिया कर्मी भी फाइटर प्लेन चलाते हैं। तो फाइटर प्लेन जब चला रहे हैं तो फाइटर प्लेन से जो प्लेन से निकलेगी और किसी दूसरे प्लेन को खत्म करेगी तो उसे कहेंगे हवा से हवा में मार करने वाली। फिर है एंटी टैंक मिसाइल, जो टैंक को खत्म करती हैं, और सबमरीन मिसाइलें जो कि पनडुब्बियों में यूज की जाती हैं, नौसेना के माध्यम से, जो अंदर पनडुब्बियां, गाजी मूवी देखी होगी, गाजी मूवी, तो जो पनडुब्बियों पर अटैक करने के लिए यूज की जाती उन्हें कहते हैं सबमरीन मिसाइलें। तो सतह से सतह मार करने वाली पर आ जाते हैं। सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी और अग्नि की हैं, जो सतह से सतह पर मार करेगी, सतह से छोड़ी जाएगी और किसी सतह पर मार करेगी। सतह से हवा मार करने वाली त्रिशूल और आकाश है, जो जमीन से छोड़कर लड़ाकू विमान खत्म कर सकती हैं। हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल है भारत के पास, अस्त्र, हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल है। त्रिशूल और आकाश जो है वो सतह से हवा में, हवा से हवा में अस्त्र मिसाइल हैं। एंटी टैंक मिसाइल है भारत के पास नाग, एंटी टैंक मिसाइल है भारत के पास नाग, जो जाएगी और टैंक को खत्म करेगी। आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश में एक मूवी बनी थी बॉर्डर, तो सुनील शेट्टी वाला वो सीन याद करिए जिसमें सुनील शेट्टी साहब अब अंतिम विदाई लेते हुए अपने हाथ में बम लेकर बिल्कुल टैंक पर जंप करते हैं, तो वो उस तरीके से खुद भी खत्म होते हैं और टैंक को भी खत्म करते हैं। तो ऐसे ही टैंक को खत्म करने वाली मिसाइल है नाग, और हेलीकॉप्टर से अगर लॉन्च की जाए तो उसे कहते हैं हेलिना। हेलिना, हेलिना भी नाग मिसाइल ही है, लेकिन हेलीकॉप्टर से लॉन्च करने के कारण उसे कहते हैं कि वो एयरफोर्स का वर्जन है, एयरफोर्स का वर्जन है। सबमरीन मिसाइलों में भारत के पास के सीरीज की मिसाइलें हैं, सागरिका नाम की के सीरीज की मिसाइलें हैं। तो फिर से रिपीट कर रहे हैं, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल, लाल लालियो, जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं वो बैलिस्टिक मिसाइलें वायुमंडल में ऊपर तक जाएगी और फिर नीचे गिरेगी। ये बैलिस्टिक मिसाइल है, लंबी दूरी इसकी खासियत है, लेकिन डिटेक्ट हो जाएगी दुश्मन के द्वारा। दूसरी क्रूज मिसाइल है, जो दुश्मन के द्वारा डिटेक्ट नहीं होती है पर लंबी दूरी तक नहीं जा सकती हैं और बिल्कुल सतह के पैरेलल चलती है, इसे दागो और भूलो मिसाइल कहते हैं।
लंबी दूरी और दूरी के आधार पर मिसाइलों में टैक्टिक मिसाइल जो 300 किलोमीटर तक की रेंज रखते हैं, 300 से 1000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलों को कहते हैं SRBM शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। 1000 से 2500 किलोमीटर तक की रेंज को कहते हैं मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अगर 2500 से लेकर 3500 किलोमीटर तक की रेंज हो तो उसे कहते हैं लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अगर 5500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज हो लाल लालियो तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहलाती है। पर मिसाइलों का एक और वर्गीकरण है, हवा से हवा में मार करने वाली हमारे देश में अस्त्र है, सतह से हवा में मार करने वाली आकाश और त्रिशूल है, आकाश और त्रिशूल है जो सतह से हवा में मार करेगी। सतह से सतह मार करने वाली पृथ्वी है, अग्नि है। एंटी टैंक मिसाइल है जो टैंक को खत्म कर देती है। नाग है, यदि हेलीकॉप्टर से चलाया जाए तो इसी को हेलिना कहते हैं। और पानी के अंदर जो भी पनडुब्बियां होती हैं उन्हें खत्म करने वाली मिसाइलों को कहते हैं सबमरीन मिसाइलें। सबमरीन मिसाइलें हमारे देश में के सीरीज की हैं। अब्दुल कलाम के नाम पर के सीरीज की मिसाइलों के रूप में इनका नाम रखा गया है। तो क्या सभी लाल लालियों को मिसाइलें बिल्कुल याद हो गई या नहीं? एक बार तेजी से कमेंट्स करिएगा, मिसाइलें याद हो चुकी हैं? मिसाइलों के बारे में क्लैरिटी आ चुकी है पूरी तरह से? बहुत ही बढ़िया, मिसाइलों के बारे में क्लैरिटी आ चुकी है। सबमरीन में के सीरीज प्रकार की मिसाइलों को सबमरीन मिसाइलें हमने नाम दिया है। गति के आधार पर मिसाइलें 3 प्रकार की होती है लाल लालियो। एक होती है सबसोनिक, ऐसी मिसाइलें जिनकी स्पीड 1 मैक से कम होती है। सर ये 1 मैक क्या है? आइए लाल लालियो, 1 मैक का मतलब होता है 332 मीटर पर सेकंड। 332 ही क्यों? क्योंकि ये ध्वनि की गति होती है वायु में। वायु में जो ध्वनि है वो इतनी रफ्तार से जाती है। तो लाल लालियो, यदि किसी मिसाइल की गति 332 मीटर पर सेकंड से कम है तो उसे कहते हैं सबसोनिक। क्योंकि इसे 1 मैक कहते तो 1 मैक से कम वाले को कहते हैं सबसोनिक। और सोचिए कि कोई मिसाइल की रफ्तार इतनी हो कि मिसाइल की आवाज तुम तक पहुंचे, उसके पहले मिसाइल पहुंच जाए तो उसे कहते हैं सुपरसोनिक। मिसाइल की आवाज तुम तक पहुंचे, उससे पहले मिसाइल पहुंच जाए तो उसे कहते हैं लाल लालियो सुपरसोनिक। उसे कहते हैं सुपरसोनिक मिसाइल जिनकी रफ्तार 1 मैक या उससे अधिक होती है, मतलब 332 मीटर पर सेकंड या उससे ज्यादा। लेकिन अगर किसी मिसाइल की गति 5 मैक या उससे ज्यादा हो जाए तो अब उसे कहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। इस रफ्तार की मिसाइल को राडार डिटेक्ट कर भी ले तो भी जब तक राडार डिटेक्ट करके दुश्मन अपने आप को रक्षा करने की कोशिश करेगा तब तक मिसाइल काम कर चुकी होगी, क्योंकि उसकी रफ्तार हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक मिसाइल का प्लस पॉइंट क्या है कि राडार डिटेक्ट कर भी ले, लेकिन जब तक राडार डिटेक्ट करके सेना उसकी जवाबी कार्रवाई की तैयारी करेगी तब तक तो हाइपरसोनिक अपना काम कर चुकी होगी। तो गति के आधार पर मिसाइलें सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक कहलाती है। सबसोनिक और हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइलें आधुनिक मिसाइलें मानी जाती है। आइए जरा देखते हैं लाल लालियो, भारत में जो मिसाइलों को डेवलप करने वाली संस्था है या भारत में जो रक्षा पर पूरी तरह से रिसर्च करने वाली संस्था है वो है DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन,
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत डीआरडीओ, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। 1958 में इसका निर्माण किया गया था। यह भारत में वैसे ही काम करती है जैसे अंतरिक्ष के लिए इसरो काम करती है, वैसे रक्षा के लिए डीआरडीओ काम करती है। पर इसके अलावा ये कई और जगह काम करती है। हमारे रेलवे में जो बायो टॉयलेट बनाए गए हैं वो डीआरडीओ की देन है। और जो सफेद दाग की बीमारी होती है उस ल्यूकोडर्मा बीमारी के लिए ल्यूस्किन नामक दवाई भी डीआरडीओ ने बनाई है। और अभी जरा कमेंट्स करना, कोरोना के लिए भी डीआरडीओ ने एक दवाई बनाई है। क्या नाम रखा है उस दवाई का जो कि डीआरडीओ ने कोविड की बीमारी के लिए बनाई है? तो दवाइयों में भी कई जगह डीआरडीओ मदद करता है। कई सामाजिक कार्यों में भी डीआरडीओ का सीधा योगदान है। लाल लालियो, डीआरडीओ तो कई काम करता है। आइए जरा देखते हैं अब भारत में मिलने वाली मिसाइलों के बारे में संक्षिप्त वर्णन। 2DG इसका जो नाम रखा गया है, बिल्कुल बिल्कुल 2DG नाम रखा गया है। आइए जरा ध्यान से सुनिएगा। भारत में मिलने वाली मिसाइलों में सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर मिसाइलों की जरूरत क्या पड़ी। अब कहानी सुनना। भारत की आजादी 1947 में हुई। आजादी के 25 वर्ष की अगर हम बात करें तो लगभग 1971 तक की ही बात देख लो तो भारत ने 3 बार लड़ाइयां देखी। 1961-62 चीन के साथ, 1965 पाकिस्तान के साथ, 1971 बांग्लादेश की आजादी। बांग्लादेश की आजादी में भारत की भूमिका। 25 वर्षों में जिस देश ने 3 युद्ध देख लिए उस देश को यह बात समझ में आ गई कि यदि भविष्य में अपने आप को मजबूत बनाना है तो हमें मिसाइलों को डेवलप करना पड़ेगा। तब इंदिरा गांधी ने 1978-79 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। 1978-79 में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम के तहत लक्ष्य रखा गया कि भारत 5 मिसाइलों को विकसित करेगा, जिसे याद रखने की ट्रिक्स है पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। लेकिन 2008 में यह कार्यक्रम पूरी तरह से पूर्ण होकर समाप्त किया गया। मतलब अधूरा नहीं छोड़ा, समाप्त किया गया। लेकिन 2008 में मिसाइलों के डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया, अग्नि मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो अभी भी चल रहा है, जिसके तहत अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 और अग्नि 6 का विकास किया जा रहा है। तो 2008 से भारत में अग्नि मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है और अग्नि मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत भारत में अब केवल अग्नि मिसाइल पर मेनली काम चलता है। तो IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम कन्वर्ट हो गया है अग्नि मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में। यह भारत के मिसाइल प्रोग्राम का इतिहास है। भारत की आजादी से 25 वर्ष के भीतर ही भारत को 3 बड़े युद्ध झेलने पड़े, जिससे भारत की रक्षा प्रणाली मजबूत करने के लिए मिसाइल को विकसित करना पड़ा। तब 1980 में एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। 78-79 में लॉन्च हो गया था। 5 मिसाइलों को विकसित करने का लक्ष्य था। द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। तो आइए 2008 में इस कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया, लेकिन अग्नि श्रेणी की मिसाइलों को इस कार्यक्रम से हटाकर अग्नि मिसाइल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। आइए देखते हैं सबसे पहली मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, जो भारत में हम मान के चलते हैं भारत की पहली स्वदेशी मिसाइलों में शामिल है। पृथ्वी मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस मार करती हैं, 300 किलोमीटर तक की रेंज है और 1000 किलोग्राम का पेइंग लोड का मतलब होता है विस्फोटक पदार्थ।
1000 किलोग्राम का विस्फोटक पदार्थ ले जाने की ताकत रखता है। मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस 300 किलोमीटर। इसके 3 वेरिएंट आ चुके हैं। पृथ्वी 1 150 किलोमीटर तक की रेंज रखता है। पृथ्वी 2 350 किलोमीटर तक की रेंज रखता है। इसे वायुसेना धनुष कहती है। भाई सतह से सतह मार कर रहे हो तो वायुसेना भी तो यूज कर सकती है ना। हवा से सतह पर टारगेट करेगी, सतह से हवा नहीं, हवा से सतह पर टारगेट करेगी। तो पृथ्वी 2 को धनुष के नाम से भी जानते हैं वायुसेना में, वायुसेना में से धनुष के नाम से जानते हैं। और पृथ्वी 3 की जो रेंज है वो 350 से 600 किलोमीटर है। ये दोनों की दोनों हम कहेंगे कि टैक्टिक मिसाइल है, टैक्टिक रणनीतिक मिसाइलें हैं और ये शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल में शामिल की जा सकती है। पृथ्वी 1 1988 में बनाई गई थी। 1000 किलोग्राम बारूद ले जाने में 150 किलोमीटर की रेंज। पृथ्वी 2 एयरफोर्स वर्जन जिसे धनुष कहते हैं 96 में चेक किया गया। और पृथ्वी 3 नेवी वर्जन माना जाता है। पृथ्वी 3 नेवी वर्जन माना जाता है। तो पहला थल सेना, दूसरा वायुसेना और तीसरे को नौसेना वर्जन के रूप में माना जाता है। फिर दूसरी है आकाश। आकाश इंडिया की फर्स्ट होममेड सुपरसोनिक एयर डिफेंस मिसाइल है। आकाश इज इंडियाज फर्स्ट होममेड मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल दैट कैन इंगेज मल्टीपल टारगेट फ्रॉम मल्टीपल डायरेक्शन फ्लाइंग एट लो मीडियम एंड हाई एटीट्यूड। तो ये आकाश मिसाइलें हैं जो भारत की घर में बनी हुई पहली सुपरसोनिक एयर डिफेंस मिसाइल मानी जाती हैं। एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने की क्षमता है। सतह से आकाश में मार कर सकती हैं। जमीन से छोड़कर ऊपर तक 30 से 70 किलोमीटर की ऊंचाई पर जितने भी लड़ाकू विमान होते हैं दुश्मन के, उनको खत्म कर सकती हैं। और एयरफोर्स और इंडियन आर्मी दोनों के लिए बनाई है। आकाश का भी निर्माण डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। तीसरी है त्रिशूल। सभी मौसम में काम कर सकती है। यह भी सतह से आकाश में मार करने की क्षमता रखती है, पर इसकी रेंज केवल 9 किलोमीटर तक की रेंज होती है। और वर्तमान में इसका जनरली निर्माण नहीं होता है, केवल तब बनाया जाता है जब युद्ध जैसी स्थिति हो, तब इसका निर्माण किया जाता है। नाग एंटी टैंक मिसाइल है। नाग एंटी टैंक मिसाइल तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ फायर एंड फॉरगेट मिसाइल। 4 से 8 किलोमीटर की मारक क्षमता है। केवल 4 से 8 किलोमीटर दूर पर कोई एंटी टैंक हो। हेलिना नाग का हवा से सतह मार करने वाला संस्करण है जो ध्रुव हेलीकॉप्टर में जोड़ा गया है। भारत में जो सैनिकों के पास हेलीकॉप्टर है उसमें एक हेलीकॉप्टर ध्रुव हेलीकॉप्टर है। फिर अग्नि 1। अगर हम पूरे अग्नि की बात करें तो जरा ध्यान से देखना। अग्नि 1 ये मीडियम रेंज की 700 से 1200 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल थी। अग्नि 5 को एक साथ देख रहे हैं। अगर अग्नि 1 की हम बात करें तो यह 700 से 1200 किलोमीटर। अग्नि 2 की बात करें तो 200 से 2500 किलोमीटर। अग्नि 3 की बात करें तो 3000 से 3500 किलोमीटर है। ये 3500 किलोमीटर है। अग्नि 4 लगभग 4000 किलोमीटर तक की रेंज मानी जाती है। और अग्नि 5 5000 किलोमीटर तक की रेंज मानी जाती है। अग्नि 6 जो बनेगी लाल लालियो वो लगभग 10 नहीं 11000 किलोमीटर की रेंज होगी। तो अग्नि 1 और 2 आईजीएमडीपी के तहत तैयार हुई है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। और ये जो डेवलप की गई है 3, 4, 5, 6 अग्नि मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इस अग्नि मिसाइल का निर्माण किया गया है। तो अग्नि 1 के बारे में जानते हैं। सिंगल स्टेज ठोस ईंधन। ये क्या लिखा होता है भाई, ध्यान से सुनना। मिसाइलों का संबंध रॉकेट टेक्नोलॉजी से है। और रॉकेट टेक्नोलॉजी हमारे देश में जो बनाई गई है ना लाल लालियो, वो इसरो के द्वारा डेवलप की गई है। इस रॉकेट टेक्नोलॉजी में कई तरीके की टेक्नोलॉजी है। एक तो है सिंगल ईंधन, डबल ईंधन। तो ये सिंगल ईंधन वाली टेक्नोलॉजी है अग्नि 1 की।
सिंगल ईंधन वाली है, और यहां पर होगा बारूद, यहां होगा बारूद, और यहां होगा ईंधन, यहां होगा ईंधन। जैसे डबल वाला 2 स्टेज वाला होगा तो यहां रहेगा बारूद, बारूद का मतलब जिसका भी विस्फोट करना है वो वहां जाएगा, और ये 2 स्टेज वाला ईंधन हो जाएगा। फिर कुछ जगह पर 3 स्टेज वाला ईंधन है, जहां लंबी दूरी तय करनी है तो ये 3 स्टेज वाला ईंधन रहेगा। फिर कहीं पर 4 स्टेज वाला ईंधन भी बनाया गया है, लेकिन जहां 4 स्टेज वाला ईंधन लाया गया है वहां पर लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड की बात चलती है। तो सॉलिड ईंधन जनरली 2 स्टेज तक में है, 3 स्टेज 4 स्टेज में लिक्विड ईंधन भी यूज करते हैं। ठोस प्रणोदक बुस्टल और एक तरल प्रणोदक ऊपरी चरण का उपयोग करते हैं। ये अगर नहीं भी याद रखो तो चलेगा, क्योंकि जब मैं आपको स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा तब इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। पर अभी रेंज याद रखना 700 से 800 किलोमीटर की मारक क्षमता। लगभग अग्नि 2 की बात करें तो मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता। फिर अग्नि 3 की अगर हम बात करें तो 2 चरणों वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, अब यहां ईंधन 2 चरणों में आ गया, 2500 किलोमीटर 3500 किलोमीटर तक भी जा सकते हैं। अग्नि 4 लगभग 4000 किलोमीटर तक जाती हैं। जो चित्र मैंने दिखाया है उसमें जो रेंज बताई है वो याद रखना। यहां पर अगर हम बात करें तो 2 चरणों वाला है, अगर हम बात करें तो 4000 किलोमीटर है, और अग्नि कार्यक्रम के तहत विकसित है। अग्नि 5 में पहली बार 3 चरण वाला ठोस ईंधन उपयोग किया गया है। अग्नि 1 और 2 में 1 चरण, अग्नि 3 और 4 में 2 चरण वाला ईंधन है, और अग्नि 5 में 3 चरण वाला ईंधन है। मतलब पहला ठोस ईंधन है, फिर द्रव ईंधन है, और फिर अगर हम बात करेंगे तो एक स्पेशल टाइप का निम्न तापमान वाला हाइड्रोजेनिक ईंधन है, जिसे क्रायोजेनिक ईंधन भी कहते हैं। भारत की पहली स्वदेशी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। 1.5 टन का परमाणु बम भी लेकर जा सकती है, परमाणु बम भी लेकर जा सकती है। सोचिए 5000 किलोमीटर की रेंज, मतलब दिल्ली से अगर दागेंगे तो पूरा चाइना और आगे के शहर भी कवर हो सकते हैं। दिल्ली से दागेंगे तो 5000 किलोमीटर के व्यास में जितने शहर आएंगे सब इस मिसाइल की रेंज में होंगे। इसे सेना में शामिल होने के बाद भारत भी अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, इन 5 देशों के जैसा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सेना में रखने वाला देश बन जाएगा। इसके रेंज में आप देख सकते हैं, ये अग्नि 5 की रेंज में आने वाले देश बन जाएंगे। अग्नि 5 और अग्नि 6 का अगर बन जाएगा डेवलपमेंट, तो अग्नि 6 तो आप भारत से लॉन्च पूरे विश्व में कहीं भी कर सकते हैं। 5000 किलोमीटर की रेंज है, 17 मीटर की इसकी ऊंचाई है, लगभग 1360 किलोमीटर तक का इसमें विस्फोटक होता है, और ये 3 स्टेज का ईंधन होता है, 3 स्टेज का ईंधन होता है। और इसे उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से टेस्टिंग किया गया था, तो रेंज बताई गई थी कि भारत कितनी रेंज तक इसको कब्जे में ले सकता है। आप देख सकते हैं कि भारत के अंडर में अब कितने लोग आ चुके हैं। जो उड़ीसा का व्हीलर द्वीप है उसे अब्दुल कलाम द्वीप भी नाम देते हैं। अग्नि 1, ये वाली रेंज याद रखना मेरे लाल लालियो, 700, 2000, 2500, 3500 से ज्यादा, ये सब ज्यादा को बता रहे हैं, ये सब ज्यादा को बता रहे हैं कि 700 किलोमीटर से ज्यादा, 2000 किलोमीटर से ज्यादा, 2500 किलोमीटर से ज्यादा, 3500 किलोमीटर से ज्यादा। इसमें न्यूक्लियर ईंधन ले जाने की ताकत है अग्नि 5 में, तो परमाणु विस्फोट भी किया जा सकता है। 3 स्टेज का इसमें सॉलिड ईंधन होता है, इसके पहले 2 स्टेज का ही सॉलिड ईंधन होता था। इस पूरे अग्नि 5 का वेट 50,000 किलोग्राम का होता है। अग्नि 5 का वेट, अग्नि 5, ये अग्नि 5 के बारे में जानकारी है। तो पटना के तहत पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल, और अगर हम बात करें उसके बाद फिर अग्नि मिसाइल का डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया।
अग्नि मिसाइल में अग्नि 3, 4, 5, 6 को चल रहा है 6वां डेवलपमेंट। इसके अलावा हमने विदेशों से भी कुछ खरीदी हैं, विदेशों के सहयोग से कुछ मिसाइलें बनाई भी हैं। इसमें पहली है ब्रह्मोस्त्र। लाल लालियो, ब्रह्मोस्त्र रूस के मस्कोनी नदी और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी के नाम के आधार पर रखा गया है नाम। आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं ब्रह्मोस्त्र को। यह मिसाइल जब पहली बार बनाई गई थी उस समय मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर रखी गई। सवाल यह है कि यूपीएससी या कोई एग्जामिनर क्यों पूछता है ब्रह्मोस की रेंज? क्योंकि याद रखना, कोई भी एक देश दूसरे देश को मिसाइल टेक्नोलॉजी जब भी देगा तो वो ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी देगा जिसकी ज्यादा से ज्यादा मारक क्षमता 300 किलोमीटर की होगी, क्योंकि नहीं चाहते हैं विश्व के शांति बनाए रखने वाले देश कि किसी भी देश को ऐसी टेक्नोलॉजी हथियारों की मिल जाए जिससे बाद में विश्व को नुकसान हो। तब रूस ने जब इसको हमें पहले बनाने में मदद की तो इसकी रेंज 290 किलोमीटर रखी। लेकिन यह कहानी मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं? क्योंकि उस समय कोई और देश भी हमारी मदद नहीं कर सकता था 300 किलोमीटर से ज्यादा वाली मिसाइलों की टेक्नोलॉजी देने में। तो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने अपने बलबूते ही उस रेंज और उस टेक्नोलॉजी को विकसित किया। लेकिन मैं इस कहानी को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वर्ष 2016 में एक अद्भुत घटना हुई। एक्चुअली ये जो सभी देशों ने मिलकर कसम खाई थी कि वह जिन देशों के पास लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो किसी ऐसे देश को नहीं देंगे जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इस समझौते को कहते हैं MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। ये मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम एक तरीके से बाध्यकारी समझौता है जो उन देशों ने किया था जिनके पास लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइलें थी, और उन्होंने कसम खाई थी कि हम किसी भी देश को नहीं बेचेंगे क्योंकि इससे हथियारों की होड़ शुरू हो जाएगी। 2016 में भारत भी इसका सदस्य बन गया क्योंकि भारत ने अग्नि 5 अपने बलबूते विकसित करके दिखाई। तो अब भारत पर भी नियम लग गया है कि भारत भी यह टेक्नोलॉजी किसी को नहीं देगा। लेकिन रूस और भारत अब दोनों इसके सदस्य हैं, तो जो लोग इसके सदस्य हैं वे आपस में इसकी बेचने या इसका निर्माण कर सकते हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। तो ब्रह्मोस्त्र 2 का विकास किया जा रहा है जिसकी मारक क्षमता भी बेहतरीन होगी। रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस्त्र 2 की भी बात चल रही है। लेकिन अब बात 2 की जब शुरू होगी तो वह कुछ अलग तरीके से होगी। हम पहले ब्रह्मोस्त्र 1 के बारे में चर्चा करते हैं। ब्रह्मोस्त्र भारत की सुपरसोनिक मिसाइल है। लाल लालियो, सुपरसोनिक। ब्रह्मोस्त्र की अगर हम बात करेंगे तो यह सरफेस टू सी में 500 किलोमीटर या एयर प्लेटफॉर्म पर 400 किलोमीटर की रेंज तक अटैक कर सकती है, और नदी नाम पर रखा गया है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। 2.5 से 2.8 इसकी मैक में स्पीड है। विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में इसे शामिल किया जाता है। सबसे टॉप की नहीं है लेकिन जितने टॉप है उसमें इसको भी मानते हैं। सेना में शामिल होने वाली विदेशी सुपरसोनिक पहली क्रूज मिसाइल है। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल भी कहते हैं। 290 किलोमीटर की रेंज थी इसकी, 90 किलोमीटर तक की रेंज थी। बाद में अब इसे बढ़ाया जा सकता है। इसकी गति और रेंज को बढ़ाने का प्रयास चल रहा है जिसमें इसकी गति को हाइपरसोनिक गति करेंगे और 1500 किलोमीटर तक की अधिकतम रेंज पर अब यह ब्रह्मोस्त्र 2 में आएगा। और क्या इसकी कहानी समझ में आई कि ब्रह्मोस्त्र 2 की रेंज क्यों बढ़ाई जा सकती है? क्योंकि भारत और रूस अब दोनों के दोनों MTCR के सदस्य हैं। फिर एक और मिसाइल है निर्भय, सबसोनिक मिसाइल है। निर्भय सबसोनिक मिसाइल है। ब्रह्मोस्त्र का पूरक मानी जाती है। स्पीड कम जरूर है। भूमि, समुद्र, वायु तीनों जगह से लॉन्च और 1000 किलोमीटर तक की पहुंच है। सबसोनिक मिसाइल मानी जाती है। के सीरीज की मतलब कलाम सीरीज की मिसाइलें हैं। अभी भारतीय नौसेना के पास
कलाम की सीरीज की 15 मिसाइलों का ग्रुप है जिसे सागरिका कहा जाता है, जिसे सागरिका कहा जाता है। और K4, K5, K6 का विकास किया जाएगा 3,500 किलोमीटर। K4, K5, K6 अग्नि अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 6 के जैसा विकसित किया जा रहा है। K4, K5, K6 बिल्कुल अग्नि के रूप में ही विकसित हो रही है, लेकिन वो नौसेना का वर्जन है। और अग्नि वायुसेना के लिए विकसित की जाने वाली मिसाइलों में शामिल कहें, या थल सेना के लिए किसी भी जगह से दागने के लिए। तो नौसेना के लिए K4, K5 और K6 की बात चल रही है। के मिसाइल समूह मुख्य रूप से पनडुब्बी द्वारा लॉन्च की जाती बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिन्हें डीआरडीओ के द्वारा स्वदेशी तरीके से विकसित हैं। इस मिसाइल समूह से संबंधित मिसाइलों का नाम डॉक्टर एबीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। यह मिसाइलें मुख्य रूप से सबमरीन मिसाइलें हैं जो पनडुब्बियों से प्रक्षेपित की जाती है। नौसैनिक प्लेटफॉर्म द्वारा लॉन्च की जाने वाली मिसाइलों का विकास 1990 के दशक के अंत में भारत के परमाणु परीक्षण कार्यक्रम को पूरा करने की दिशा में शुरू हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भूमि, समुद्र, वायु से परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता हासिल करना है। इन मिसाइलों को पनडुब्बियों से प्रक्षेपित किया जाता है और ये भूमि से प्रक्षेपित की जाने वाली मिसाइलों की तुलना में हल्की और छोटी होती है। भारत ने 3,500 किलोमीटर की रेंज वाली K4 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है और अब हम K5 को विकसित करेंगे। बिल्कुल अग्नि 5 के जैसे ही रहेगी। तो K15 सागरिका का दूसरा नाम K15 है क्योंकि 15 मिसाइलों का वो ग्रुप है, और इसीलिए भारत के पास अभी K15 और K4 मिसाइलें कंप्लीटली अवेलेबल है सबमरीन के पास। श्रेणी 5 की मिसाइल को अग्नि 5 के समान विकसित किया जा रहा है और अग्नि 6 के जैसे K6 का भी डेवलपमेंट होगा। इसके अलावा शौर्य मिसाइल भी हैं जो भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल बनेगी लाल लालियो। शौर्य मिसाइल को भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल के रूप में जाना जाएगा। हाइपरसोनिक मिसाइल के रूप में 7.5 मैक, सोचिए 9,261 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक घंटे में ही 9,261 किलोमीटर की रेंज तय कर सकती है। इतनी दूरी तो अभी तय करनी नहीं है, लेकिन सोचो कि 500-600 किलोमीटर की रेंज अगर कवर करनी है तो 4 से 5 मिनट में वह लक्ष्य को भेद देगी। शौर्य मिसाइल भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है। जो शौर्य है वो K15 मिसाइलों का ही भूमि संस्करण है, मतलब ये जो शौर्य है वो K15 सागरिका जैसी है, उसका ही भूमि संस्करण है। 2,200 किलोग्राम से 1,000 किलोग्राम भार ले जाने में सक्षम है। सरफेस टू सरफेस टेक्टाइल मिसाइल है। 700 किलोमीटर से 1,000 किलोमीटर तक की रेंज है। शौर्य मिसाइल को ऐसे स्थान पर रखा जा सकता है जहां इस पर दुश्मन की नजर नहीं पड़े। उपग्रह से ली गई तस्वीरों की मदद से भी इसका पता नहीं लगाया जा सकता। शौर्य को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। भारत की पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल रहेगी। फिर अस्त्र जो कि हवा से हवा में मार करती है, 100 किलोमीटर तक की रेंज है। इकलौती अस्त्र है जो हवा से हवा में मार करती है। प्रहार है, कम दूरी की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है, डीआरडीओ के द्वारा विकसित है। 200 किलोग्राम तक हथियार ले जाने में सक्षम है और 2 मैक की गति है। सुपरसोनिक है। राफेल में भी कुछ मिसाइलों को लिया गया है। राफेल में कुछ मिसाइलों को लिया गया है। मिका, जिसे एयर टू एयर मिसाइल कहते हैं, अस्त्र के जैसी। स्कल्प क्रूज मिसाइल है जो 300 किलोमीटर तक मार सकती है। हैमर मिसाइल है और मिटरर एयर टू एयर मिसाइल है। तो मिका भी है, मिटरर भी है। अस्त्र भारत के पास पहले से थी। राफेल में हमने कुछ और मिसाइलों को भी लिया है। तो भारत के मिसाइल प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो भारत के पास पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश, शौर्य, निर्भय, के सीरीज, अग्नि की 3, 4, 5, 6 इस प्रकार की मिसाइलों का एक पूरा का पूरा जाल है।
अभी राफेल के साथ कई सारी मिसाइलें भी हमने फ्रांस से खरीदी है। अब सवाल यह है कि ये तो हमला करेंगे, पर हमला हुआ, जैसे अभी इजराइल पर हमला हुआ, तो इजराइल के पास एक डोम सिस्टम है, ईरान की मदद से बनाया गया। तो वो जो डोम सिस्टम है, वैसा हमारे पास भी तो डिफेंस सिस्टम होना चाहिए ना भाई। हमले के लिए तो ठीक हो, पर सुरक्षा का भी तो देखना पड़ेगा कि सामने वाले ने मिसाइल दागी तो हम भी बच सके। उसे कहते हैं एयर डिफेंस सिस्टम या एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का मतलब समझ में आ गया लाल लालियो। हम दागेंगे ये तो सीखा, पर कोई हम पर दागेगा तो हम अपनी अपनी रक्षा कैसे करेंगे? तो हम भी क्या करते, राडार सिस्टम इसमें होता है, इसमें एक हवाई जहाज होता है जो हमेशा तैनात रहता है कि कभी भी पता चले तो डायरेक्टली हमला करने के लिए मिसाइल भेज देगा। इसे वर्तमान में एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं। यह एक ऐसी तकनीक या प्रणाली है जो भूमि की सतह पर या वायुयान पर लगाई जाती है, जो दुश्मन क्षेत्र से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को राडार तकनीक की सहायता से पहचानती है और उसे वायु में ही ध्वस्त कर देती है। तो आप इसे किसी पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई पर लगा दीजिए इस सिस्टम को, जो हमेशा ही रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग की सहायता से बताएगा कि हमारे क्षेत्र में कोई मिसाइल तो नहीं आ रही है। पर कुछ जगह पर इन्हें वायुयान पर भी लगाया जाता है, कुछ जगह पर इन्हें वायुयान पर भी लगाया जाता है, ताकि वायुयान जितनी ऊंचाई पर रहता है बहुत जल्दी वो डिटेक्ट कर सकता है। ये जनरली वायुयान तब उड़ाए जाएंगे जब हमें लगता है कि भारत पर हमला हुआ है, तब ऐसी सिचुएशन में वायुयान हवा में लगातार निगरानी रखता है कि कोई भी अगर करेगा तो उसका राडार उसे डिटेक्ट कर देगा, हमला करता है तो। हाल ही में डीआरडीओ ने स्वदेशी तकनीक से निर्मित नेत्र नामक तकनीक को समाप्त करने के लिए पृथ्वी और आकाश नेत्र नामक तकनीक को विकसित किया है, जिसमें पृथ्वी और आकाश मिसाइल का उपयोग किया जाएगा। तो जो पूरा सिस्टम है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, उसका नाम क्या है लाल लालियो भारत में? नेत्र। यदि नेत्र सिस्टम को पता चला कि किसी दुश्मन ने हम पर मिसाइल भेजी, तो उसकी मिसाइल को हवा में खत्म करने के लिए हम क्या भेजेंगे? पृथ्वी और आकाश मिसाइल को। नेत्र प्रणाली को ब्राजील से खरीदे गए ERJ-145 नामक विमान पर भी लगाया गया है। इसके उपयोग में जो राडार प्रणाली उपयोग की जाती है, उस राडार प्रणाली को अवॉक्स नाम दिया गया है। तो जो राडार सिस्टम, पूरा सिस्टम नेत्र है। नेत्र की में एक राडार है अवॉक्स राडार। इसके लिए जो रक्षा में हमारे मिसाइलें मदद करेगी वो त्रिशूल और आकाश है, और जिस प्लेन पर उसे लगाया गया है वह ब्राजील से खरीदे गए ERJ-145 विमान है। हमारे देश का स्वतः का राडार भी है, जिसे कहते हैं स्वाति राडार। ये होता है राडार सिस्टम लाल लालियो, ये डिटेक्शन करता है, हमेशा अंतरिक्ष से आने वाले रेडियो सिग्नलों के बारे में बताते रहता है। तो ये होता है स्वाति राडार। राडार सिस्टम आप लोगों ने, कई लोगों ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा दिखता होगा। डीआरडीओ द्वारा विकसित राडार का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड करता है। 50 किलोमीटर की दूरी तक मौजूद दुश्मन के हथियार, मोर्टार, शेल, रॉकेट आदि को लोकेट कराता है। तो सीमा के पास लेकर जाइए इसको, और सीमा के पास 50 किलोमीटर तक में जो भी हथियार है उनके, वो हमें पता चल जाएंगे। एक साथ कई दिशाओं से हो रहे फायर की लोकेशन और उनके हथियारों की भी जानकारी देने में सक्षम है। इसके अलावा भारतीय थल सेना के पास टैंक है, भीष्म टैंक है, भारत का प्रमुख युद्धक टैंक है। जैविक रासायनिक हथियारों से निपट सकता है। शुरुआती टैंक रूस में बनकर आए थे। 6 किलोमीटर दूर मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। 48 टन वजन का दुनिया के हल्के टैंक में शामिल है। सोचो 48 टन वजन का टैंक, हल्का टैंक है। दिन और रात दुश्मन से लड़ने की क्षमता, मिसाइल हमले को रोकने का कवच है इसके पास, और एक बार में 550 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तो ये भीष्म टैंक है जो रूस से बनकर आए थे, इसका नाम भीष्म टैंक रखा गया है। ये किसी भी प्रकार के रासायनिक हथियार से भी निपट सकता है और जैविक हथियार से भी। दूसरा है अर्जुन टैंक। हमारे पास दूसरा टैंक है अर्जुन टैंक। ये स्वदेशी रूप से विकसित है।
भीष्म हमने रूस से लिया है, तो अर्जुन स्वदेशी विकसित है, अपने लक्ष्य को ढूंढ लेता है, डीआरडीओ के द्वारा विकसित, युद्ध के दौरान दुश्मन टैंक की पहचान करके उसे नष्ट करता है, बिछाई गई माइंस हटाकर आसानी से आगे बढ़ता है, मतलब अगर युद्ध के मैदान में कहीं माइंस भी हैं तो उसे भी रिमूव कर देता है, और केमिकल अटैक से बचने के लिए स्पेशल सेंसर लगे हुए हैं। ये अर्जुन टैंक है, तो ये भीष्म टैंक, ये अर्जुन टैंक, और एक पिनाका रॉकेट प्रणाली है। एक साथ 12 रॉकेट लॉन्च किए जा सकते हैं, मतलब एक लॉन्चिंग सिस्टम है ये। भाई जहां युद्ध का मैदान होता है वहां कोई लॉन्चर थोड़ी बनाकर रख देते हैं कि युद्ध के मैदान के पास लॉन्चर, हमें पता है यही से लॉन्च करेंगे, वो तो दुश्मन निपटा देगा उसे। तो लॉन्चर सिस्टम है ये, लॉन्चर सिस्टम जो रॉकेट लॉन्चिंग करने में मदद करेगा। पिनाका लॉन्चिंग सिस्टम है ये। यह एक साथ 12 रॉकेट को लॉन्च कर सकता है। मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, डीआरडीओ द्वारा विकसित है, अत्याधुनिक दिशा सूचक प्रणाली से लेस है। पिनाका मार्क 1 मारक क्षमता 40 किलोमीटर तक की, पिनाका मार्क 2 65 किलोमीटर तक की मारक क्षमता, क्योंकि जहां पर भी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है तो पर्टिकुलर केंद्र से भेजी जाती है, लेकिन मैदानी जगह पर जहां पर युद्ध हो रहा होगा वहां पिनाका जाएगा। पिनाका 1 में गाइड करने की तकनीक नहीं थी और अब उसे अपग्रेड करके गाइडिंग प्रणाली से लेस कर दिया है। इसका मतलब वह सेल्फ गाइडेड रहेगी, वह अपने आप तय करेगी कि उसे कहां पर मिसाइलें दागनी है। तो ये थी लाल लालियो थल सेना की बातचीत। जरा एक बार मैं रिवीजन लेना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले, तेजी से बताते चलिएगा। अभी हाल फिलहाल में सेना का जो सर्वोच्च पद बनाया गया, जो तीनों सेनाओं में कोऑर्डिनेशन करता है, वो पद का नाम क्या है? तेजी से कमेंट्स करना। तेजी से कमेंट्स करिएगा। सीडीएस का पद, ठीक है। दूसरा, बताइएगा लाल लालियो, भारत में थल सेना का सबसे प्रमुख पद कौन सा है और पहले कौन सा था? वर्तमान में थल सेना का सबसे प्रमुख या सर्वोच्च पद कौन सा है और पहले कौन सा था? तो जनरल और फील्ड मार्शल पहला था, इसके पहले फील्ड मार्शल था। हमारे देश में आईजीएमडीपी प्रोग्राम के तहत कितनी मिसाइलों को विकसित करने का लक्ष्य था? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1978-79 में शुरू हुआ, इंदिरा गांधी के अंतर्गत हम कह सकते हैं। और आपको बताना है कि इसमें कितनी मिसाइलों को विकसित करने का लक्ष्य था? 5 मिसाइलों को। पांचों की ट्रिक्स हैं, पांचों को याद रखने की ट्रिक्स हैं पटना। फिर 2008 में हमने अग्नि मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया। मुझे बताइएगा कौन सी मिसाइल सतह से सतह मार कर सकती है? कौन सी मिसाइल सतह से सतह, कौन सी मिसाइल सतह से सतह? पृथ्वी और अग्नि, पृथ्वी अग्नि। कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार कर सकती है? हवा से हवा में, हवा से हवा में मार कर सकने वाली कौन सी मिसाइल? हवा से हवा में, अस्त्र। कौन सी मिसाइल सतह से हवा में मार कर सकती है? सतह से हवा में, सतह से हवा में मार करने वाली। त्रिशूल और आकाश, त्रिशूल और आकाश। कौन सी मिसाइलों को दागो और भूलो मिसाइल कहते हैं? कौन सी मिसाइलों को दागो और भूलो मिसाइल कहते हैं? क्रूज मिसाइलों को, ऐसी मिसाइल जिसकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा हो,
5 मैक से ज्यादा हो उस मिसाइल को क्या कहते हैं? 5 मैक से ज्यादा वाली स्पीड वाली मिसाइलें, 5 मैक से ज्यादा की स्पीड वाली मिसाइलें। हाइपरसोनिक। ऐसी कौन सी मिसाइल है जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर से अधिक होती है? 5500 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली मिसाइलों को क्या कहते हैं? 5500 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली मिसाइलों को क्या कहते हैं? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, आईसीबीएम, जो भारत की अग्नि 5 है। भारत में जो हेलिना है वो कैसी मिसाइल है? हेलिना, हेलिना कैसी मिसाइल है भारत की? हेलिना हवा से एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक हवा से लॉन्च करने वाली एंटी टैंक मिसाइल है। फिर भारत में सबमरीन मिसाइलों की कौन सी सीरीज है? सबमरीन मिसाइलों की सीरीज, भारत में सबमरीन मिसाइलों की सीरीज, बढ़िया, कलाम सीरीज या के सीरीज, कलाम या के सीरीज। भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल, भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल, भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल, भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल शौर्य, भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल शौर्य। कौन सी मिसाइल हमने रूस की मदद से बनाई है? कौन सी मिसाइल हमने रूस की मदद से बनाई है? कौन सी मिसाइल हमने रूस की मदद से बनाई है? ब्रह्मोस्त्र। कौन सा टैंक हम रूस से लेकर आए हैं? कौन सा टैंक? भीष्म टैंक, अर्जुन टैंक हमारा स्वदेशी है। हमारे देश का राडार सिस्टम का नाम क्या है? जो राडार सिस्टम है, तो राडार स्वाति है, स्वाति। पिनाका क्या है? पिनाका, पिनाका, पिनाका क्या है? पिनाका, पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। और हमारे देश का जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है वो नेत्र है, जिसमें मिसाइलें पृथ्वी और आकाश का उपयोग किया गया है। वह ERG-145 ब्राजील के हवाई जहाज विमान खरीदों में लगाया हुआ है। और अवाक्स नामक पहला सिस्टम इजराइल का था हमारे पास, वर्तमान में नेत्र वाला है। अब आते हैं वायुसेना। लाल लालियो, वायुसेना में हमें 3 चीजें पढ़नी है। एक पढ़ना है लड़ाकू विमान, एक पढ़ना है लड़ाकू विमान, एक पढ़ना है हेलीकॉप्टर, और एक पढ़ना है UAV, अनमेन एयर व्हीकल, जिसे ड्रोन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम आते हैं लड़ाकू विमान। जैसे चित्र में आप देख रहे हैं, ये लड़ाकू विमान है। चित्र में आप देख रहे हैं, ये लड़ाकू विमान है। लड़ाकू विमान यान की गति और उसमें मिलने वाले युद्धास्त्र की क्षमता के आधार पर इन वायुयान अथवा लड़ाकू विमानों को अलग अलग पीढ़ी में बांटा गया है। ये जो लड़ाकू विमान होते हैं, इनकी गति कैसी है, उनकी तकनीक कैसी है, वह कितने सुरक्षित है, उन पर कितने हमले होने पर भी वो बच जाएंगे, उसके आधार पर इनकी पीढ़ियां तय होती है। जो बॉर्डर मूवी देखी होगी, तो बॉर्डर मूवी में आपने देखा होगा कि हमारी वायुसेना इंतजार कर रही होती है सुबह के होने का, ताकि वह उनको मदद पहुंचा सके थल सेना को। पर वो रात में हमला नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो सेकंड जनरेशन के लड़ाकू विमान मूवी में दिखाए थे। वो MiG-21 थे लाल लालियो, MiG-21। इस समय 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन के लड़ाकू विमान नॉर्मली मिलते हैं, जो रात में भी हमला कर सकते हैं, एयर स्ट्राइक कर सकते हैं रात में भी।
वर्तमान में भारत में मुख्य रूप से 3G और 4G वाले लड़ाकू विमान मिलते हैं, मतलब 3 जनरेशन और 4 जनरेशन। ये मोबाइल जैसा 3G 4G नहीं है मेरे लाल लालियों। 3G 4G का मतलब ये लड़ाकू विमान रात में भी काम कर सकते हैं, ज्यादा स्पीड होती है, इनकी क्षमता ज्यादा होती है, इनकी मजबूती ज्यादा होती है, मारक क्षमता ज्यादा होती है, लंबे समय तक हवा में रह सकते हैं। 2017 में भारतीय वायुसेना ने 2G पीढ़ी के लड़ाकू विमान MiG-21 को अब हटा दिया है, ये रिटायर कर दिए गए हैं। वर्तमान में भारतीय सेना के पास फ्रांस से खरीदे गए मिराज 2000, रूस से खरीदे गए MiG-29 वो 21 था, सुखोई MKI लड़ाकू विमानों के अलावा अभी फ्रांस से खरीदा गया राफेल 4.5G लड़ाकू विमान भी है, जिसकी खेप भारत आना प्रारंभ हो चुकी है। तो भारत के पास मैक्सिमम 4.5 जनरेशन वाले लड़ाकू विमान है। अमेरिका, रूस और चीन के पास 5 जनरेशन वाले लड़ाकू विमान भी आ चुके हैं। हाल ही में भारत और रूस के मध्य हुए विभिन्न समझौते के तहत दोनों देश मिलकर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का निर्माण करने पर सहमत हुए हैं। भारत और रूस मिलकर 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाएंगे, जिसमें होगी स्टील्थ टेक्नोलॉजी। क्या होती है सर स्टील्थ टेक्नोलॉजी? तो इस लड़ाकू विमान में लोहे की गेंदें इस तरीके से लगाई जाती हैं कि जो भी दुश्मन का राडार है, उस राडार का जो रेडियो डिटेक्शन है उसकी डायरेक्शन बदल जाए और उसे राडार डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। 5वीं जनरेशन के लड़ाकू विमानों को राडार डिटेक्ट नहीं कर सकता है। ऐसी टेक्नोलॉजी को स्टील्थ टेक्नोलॉजी कहते हैं। स्टील तकनीक ऐसी तकनीक होती है जिसमें लड़ाकू विमान पर लोहे की गेंद जैसी आकृतियां लगाई जाती हैं, जो रेडियो तरंगों को परावर्तित न कर उसकी दिशा को बदल देती हैं। इसके कारण दुश्मन इन्हें राडार की सहायता से डिटेक्ट नहीं कर पाते। वर्तमान में अमेरिका, चीन, रूस के पास इस प्रकार के लड़ाकू विमान हैं और रूस हमारी मदद कर रहा है इन लड़ाकू विमानों को विकसित करने में। आते हैं एक एक लड़ाकू विमान। सबसे पहला लड़ाकू विमान है भारत का इस समय MiG-29, जिसे आप चित्र में देख सकते हैं। रूसी लड़ाकू विमान है, रूस से लिया गया है। आसमान में ही रिफिलिंग, मतलब आसमान में ही वह ईंधन भर सकता है। विमान में अलग से एक फ्यूल टैंक होता है। 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और 1400 किलोमीटर तक एक बार में जाकर वापिस आ सकता है। 1400 किलोमीटर जाकर वापिस का मतलब हुआ 700 किलोमीटर जाना और आना। फिर है सुखोई 30 MKI, सुखोई 30 MKI रूस के सहयोग से, भी रूस से ही मिला है। मिग और सुखोई उड़ान के दौरान ही फ्यूल भर सकता है। विमान में डबल इंजन है। 3000 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है, 3000 किलोमीटर। फिर है मिराज, मिराज हमने लिए हैं फ्रांस से। अधिकतम 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। चौथी पीढ़ी के मल्टी रोल लड़ाकू विमान है मिराज 2000। एयर टू एयर मार करने वाली और एयर टू लैंड पर मार करने वाली मिसाइल, लेजर गाइडेड मिसाइलें, परमाणु शक्ति से लेस क्रूज मिसाइलें भी ले जाने में सक्षम हैं। ये भारत का तेजस है लाल लालियो, भारत का। भारत ने भी स्वदेशी तकनीक से एक लड़ाकू विमान बनाया है जिसका नाम है तेजस। हल्का लड़ाकू विमान है ये, हल्का। जैसे दुनिया के बहुत भारी भारी लड़ाकू विमान होते हैं, हल्का लड़ाकू विमान है तेजस। यह पुराने MiG-21 लड़ाकू विमानों का स्थान लेगा। भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाए गए हैं। अपने वर्ग में सबसे हल्का, सबसे छोटा टेललेस मल्टी रोल सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। हल्का लड़ाकू विमान है। हवा से हवा, हवा से सतह, सटीक निर्देशित हथियारों की एक रेंज को ले जाने के लिए डिजाइन है। आकाश में ईंधन भरने के लिए भी सक्षम माना जाता है। फिर है राफेल, जिसके बारे में भारतीय मीडिया ने आप लोगों को इतना अवगत कराया है कि मुझे नहीं लगता है कि मुझे आपको अवगत कराने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भारतीय आधी मीडिया ने राफेल को चलाया भी है। राफेल को चलाया मतलब अपने स्टूडियो से चलाया है। फ्रांस को भी राफेल के बारे में जितनी जानकारी नहीं थी, उतनी हमारे देश के महान मीडिया कर्मियों ने अपने स्टूडियो में बैठकर बकायदा अलग अलग ड्रेस के माध्यम से इसे दिखाने की कोशिश की है।
4.5 जनरेशन का मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। आकाश से जमीन, आकाश से आकाश में हमला कर सकता है। 60,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाने में सक्षम है। 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। 3700 किलोमीटर की मारक क्षमता और स्टील टेक्नोलॉजी है इसमें, पर उतनी नहीं जितनी कि हम मानते हैं होनी चाहिए। तो इसमें कई प्रकार की मिसाइलों का भी बातचीत की गई है। बाकी तो आप भारतीय मीडिया के एक बार कार्यक्रम को देख लेना। भारत में मिलने वाले उपयोगी हेलीकॉप्टर, क्योंकि भारतीय सेना के पास केवल लड़ाकू विमान नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर भी हैं जो इसमें मदद करते हैं। भारत में स्वदेशी स्तर पर विकसित किए जा रहे हेलीकॉप्टर है चीता, चेतक, ध्रुव और रुद्र। ये भारत के स्वदेशी हेलीकॉप्टर है। आप कहेंगे सर ये हेलीकॉप्टर क्या होता है, चित्र दिखा रहा हूं मैं। भारत ने ध्रुव नामक हेलीकॉप्टर कई देशों को बेचा भी है। भारत का सबसे पुराना हेलीकॉप्टर ध्रुव है जो भारतीय सेना में अपनी सेवा देता है। भारत में कई विदेशी हेलीकॉप्टर भी हैं। ये हेलीकॉप्टर कुछ ऐसे होते हैं जिनसे हथियार भी दागे जा सकते हैं, मिसाइलें भी दागी जा सकती हैं। चीता हेलीकॉप्टर है, सिंगल इंजन वाला हेलीकॉप्टर, गर्म वातावरण में भी काम कर सकता है। ये चेतक हेलीकॉप्टर है, नेवी के पास मौजूद सबसे पुराना हेलीकॉप्टर चेतक है। ध्रुव हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा हल्का लड़ाकू विमान है। ध्रुव हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर मतलब जिसके ऊपर पंखा लगा हुआ मिलेगा। ये रुद्र हेलीकॉप्टर है, सबसे विकसित हेलीकॉप्टर माना जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और हवा से हवा मार करने वाला। इसमें हेलिना इसमें भी है और ध्रुव में भी रखी गई है। तो ये हेलीकॉप्टर है। और शिनुक और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर हमने अमेरिका से खरीदे हैं। शिनुक और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर जो हैं वो हमने शिनुक और अपाचे, कुछ जगह चिनुक लिखा होगा, शिनुक और अपाचे अमेरिका की बोइंग कंपनी से खरीदे गए हैं। मतलब ध्रुव, चीता, रुद्र स्वदेशी हैं और ये चिनुक और बोइंग, चिनुक और अपाचे ये अमेरिका से खरीदे गए। भारत के मालवाहक हेलीकॉप्टर हैं। मालवाहक मतलब वायुसेना के लिए वह सामान ले जाने का काम करते हैं। इसके निर्माण की तकनीक भी भारत ने खरीद ली है। इन हेलीकॉप्टर के निर्माण की तकनीक भी खरीद ली है, मतलब अब भविष्य में ये हेलीकॉप्टर भारत में बनेंगे। इसके अलावा भारत के पास Mi-25 है जो रूस से लिया गया है। एक बड़ा हेलीकॉप्टर माना जाता है, लगभग इस टाइप का हेलीकॉप्टर है ये, इस टाइप का हेलीकॉप्टर है ये। फिर आते हैं यूएवी ड्रोन। वायुसेना की तीसरी ताकत है ड्रोन, जिसमें कोई मनुष्य नहीं होता है। यह निगरानी के लिए और हमले के लिए भी उपयोग किए जाने लगे हैं। ड्रोन, यूएवी अनमेन एयर व्हीकल, इसमें भारत के पास है रुस्तम, मध्यम ऊंचाई पर लगभग 27,000 फीट। भारत की तीनों सेनाओं के द्वारा इसका उपयोग होता है। 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है। लेकिन सबसे बेहतर है रुस्तम 2, सबसे बेहतरीन है रुस्तम 2। जो रुस्तम 2 है वह काफी लंबे समय तक 22,000 फीट की ऊंचाई तक 1.8 टन का है, 280 किलोमीटर पर आवर। रिमोट से कंट्रोल करेंगे हम इसे, बिना किसी मनुष्य के। तो अगर इसको कोई गिरा भी देता है तो मानव की हानि नहीं होती है। मीडियम लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रो ऑप्टिक का उपयोग है। सिंथेटिक अपर्चर राडार है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है और कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस, तीनों के द्वारा। और याद रखना है डीआरडीओ के द्वारा विकसित है ये ड्रोन। रुस्तम 2 सबसे बेहतरीन ड्रोन है भारत का, जो हथियारों से भी भविष्य में लेस किया जाएगा, पर अभी केवल निगरानी के लिए। तीसरा नेत्र है, टोही अभियानों के लिए यूज किया जाने वाला नेत्र है। फिर निशांत भी ड्रोन है। नेत्र, निशांत सब डीआरडीओ के द्वारा। एक अभ्यास ड्रोन भी है जो एक पक्षी के आकार का माना जाता है, जनरली ऑटो पायलट सभी में है। फिर हेरॉन ड्रोन है जो हमने इजराइल से खरीदे हैं। तो रुस्तम 1, रुस्तम 2, नेत्र ये सब हमारे देश के हैं, पर हमने हेरॉन ड्रोन इजराइल से खरीदे हैं, इजराइल से खरीदे हैं। ड्रोन के संबंध में इस पिछले साल 2019 में मतलब नए दिशा निर्देश आए थे। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने ड्रोन अनमेन्ड एयर व्हीकल के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। डीजीसीए ने ड्रोन के मुख्यतः 5 प्रकार निर्धारित किए हैं। डीजीसीए मतलब हमारे देश में जो एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाला सेंटर है। इधर ध्यान से सुनना लाल लालियो। एक्चुअली अब
अमेजोन और कई ई कॉमर्स कंपनियां ड्रोन के माध्यम से भी डिलीवरी करने की बात कर रही है। तो कुछ रेगुलेशन जरूरी है। इसमें 5 तरीके के ड्रोन आएंगे: नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। नैनो ड्रोन वो होंगे जिनका वजन 250 ग्राम से कम होगा। माइक्रो ड्रोन जिनका 250 ग्राम से अधिक लेकिन 2 किलोग्राम से कम। स्मॉल ड्रोन 2 किलोग्राम से 25 किलोग्राम के। मीडियम ड्रोन 25 किलोग्राम से 150 किलोग्राम तक के। और लार्ज ड्रोन 150 किलोग्राम से ज्यादा। नैनो ड्रोन के अतिरिक्त अन्य सभी ड्रोन को विमानन नियामक एविएशन रेगुलेटर से विशिष्ट पहचान पत्र प्राप्त करना होगा। मतलब जितने भी ड्रोन होंगे, जो भी ई कॉमर्स वाली कंपनियां डिलीवरी सिस्टम में इनका उपयोग करेगी, तो जो जैसे हमारे गाड़ी का एक नंबर प्लेट होता है, वैसे हर एक का नंबर प्लेट रहेगा। और ये नंबर प्लेट कौन देगा? विमानन नियामक एविएशन रेगुलेटरी बॉडी। सभी ड्रोन के लिए आवश्यक उपकरण जैसे जीपीएस, आईडी, प्लेट आदि अनिवार्य हैं। ड्रोन के लिए आवश्यक है कि उसका प्रयोग केवल दिन के समय किया जाए, परंतु रात के समय होने वाले सामाजिक समारोह, विवाह समारोह आदि में फोटोग्राफी के लिए ड्रोन की अनुमति है, किंतु प्रयोग करने से पूर्व पुलिस और प्रशासन को सूचना देना अनिवार्य है। और कुछ जगह पर ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं रहेगी, जैसे कि जनपद हो गया, हमारे जो स्मारक है, वहां पर ड्रोन दिन और रात में नहीं उड़ाए जा सकते, कभी भी नहीं उड़ाए जा सकते। वहां पर कंट्रोल रखने की बात कही गई है। अब आते हैं लाल लालियो नौसेना पर। नौसेना में हमें 2 चीजें पढ़नी हैं, और नौसेना में 2 चीजें क्या पढ़नी है? एक तो पढ़नी है विमान वाहक पोत, विमान वाहक पोत, और दूसरा पढ़ना है हमें पनडुब्बी। दूसरा पढ़ना है पनडुब्बी। पहले विमान वाहक पोत क्या चीज होती है, ये अभी कुछ समय में दिखाते हैं। भारत के पास पहला विमान वाहक पोत था विक्रांत, ब्रिटेन से लिया था। 96-97 में रिटायर हो गया। उसके लोहे को पिघलाकर बाइक बनी है, बाइक। तो बाइक बनाने वाली कंपनी ने मार्केटिंग की है विक्रांत का लोहा पिघलाकर, क्योंकि विक्रांत जब ये रिटायर होते हैं तो फिर लोहा और भंगार में बेचे जाते हैं। तो ये 96-97 में रिटायर हुआ, ब्रिटेन से खरीदा था। दूसरा था विराट, विराट 2016-17 में रिटायर हुआ, ब्रिटेन से खरीदा था। अब तीसरा है जो वर्तमान में है विक्रमादित्य, 2014 में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ, और रूस में इसे एडमिरल गोर्शको के नाम से जानते हैं। ये रूस ने हमें उपहार में दिया है। रूस में एडमिरल गोर्शको के नाम से इसे जाना जाता था। ये रिटायर हुआ रूस में, तो रूस ने इसे गिफ्ट किया, लेकिन रूस ने बदमाशी की। उसने गिफ्ट देने के साथ एक शर्त रखी कि इसकी मरम्मत का काम आप रूसी कंपनी को देंगे। उस बदमाश रूसी कंपनी ने $2.4 बिलियन अमाउंट लिया हमसे उसकी मरम्मत का। तो 2014 में भले ही ये उपहार है, लेकिन खरीदा गया उपहार है। ये है विमान वाहक पोत। आप जरा चित्र पर गौर से देखिएगा, बहुत बड़ा जहाज होता है ये। आपको मैं बता दूं कि अमेरिका के पास ऐसे 11 हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस के पास ऐसे 2-2, 3-3, 4-4 हैं। अभी भारत के पास केवल एक है, विक्रमादित्य। एडमिरल गोर्शको को भारत में जब शामिल किया गया तो विक्रमादित्य के नाम से इस पर मिग 29 लड़ाकू विमान यहां खड़े होते हैं। यहां मिग 29 हेलीकॉप्टर जो होते हैं वो भी यहां पर खड़े होते हैं, और इसकी स्पीड ज्यादा से ज्यादा 30 नॉट्स तक होती है, 30 नॉट्स, और ये 7000 नॉटिकल माइल तक जा सकता है। 18 नॉट्स की नॉर्मल स्पीड होती है। तो आप सोचिए कि इसको चलाने के लिए कितनी बड़ी ऊर्जा की जरूरत पड़ती होगी। जनरली ये परमाणु ऊर्जा से चलते हैं, एटॉमिक एनर्जी से चलते हैं, बहुत बड़े एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब आप चित्र में देख सकते हैं कि यह है विमान वाहक पोत। यहां से लड़ाकू विमान मतलब फ्लाइट मतलब उड़ान भरते हैं, और यहां पर उतरते भी हैं, लैंडिंग भी करते हैं। लगभग 1600 से 1800 जवान, नौसेना के 1600 से 1800 जवान यहां पर रह सकते हैं। इनकी पूरी सुविधा होती है 1600 से 1800 जवानों को
रोकने की पूरी सुविधा होती है। सोचिए कि लड़ाकू विमान जैसा हेवी व्हीकल जब इस पर आता होगा तो ये हिलता भी नहीं है, कितनी भयानक ताकत इसको चलाने में लगती होगी, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो आईएनएस विक्रांत यह भारत का स्वदेश में निर्मित, अब भारत ने भी स्वदेशी निर्मित शुरू कर दिया है 2014 में तकलीफ हुई तो। और कौन मदद कर रहा है हमारी? अमेरिका। अमेरिका कह रहा है कि क्यों रूस के फेरे में रहते हो, मैं मदद कर रहा हूं। ये दोनों ही देश हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़काने में मदद करते रहते हैं। तो जहां लड़ाकू विमानों में रूस हमारी मदद कर रहा है 5G टेक्नोलॉजी के लिए, यहां आईएनएस विक्रांत नामक हम भारतीय विकसित कर रहे हैं। जो विक्रांत पहला रिटायर हुआ ना, उसी के नाम पर हमने आईएनएस विक्रांत रखा है। आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। यह भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत है। अमेरिका की सहायता से स्टोबार तकनीक छोटे रनवे पर भी रोका जा सकेगा। इसमें क्या खासियत है स्टोबार टेक्नोलॉजी, जो अभी किसी के पास नहीं सिवाय अमेरिका के अलावा। छोटे रनवे पर भी हम विमान को रोक सकते हैं, क्योंकि लंबा रनवे लगता है। तो छोटे रनवे में क्या होता है, इसमें तार होते हैं, तार। तो जैसे ही लड़ाकू विमान आता है तो तार में गुथ जाता है और रुक जाता है, फिर तार अपने आप खुल जाते हैं। तो छोटे रनवे में ही विमान रुक सकता है। अब छोटा रनवे रुकने के लिए तो लॉन्चिंग के लिए भी तो कोई सिस्टम होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयर लॉन्चिंग सिस्टम है, जैसे कि बारूद के गोले दागने की मशीन होती है, वैसी ये टेक्नोलॉजी है जिसमें लड़ाकू विमान दागे जाएंगे तो बिना किसी रनवे के भी लड़ाकू विमान दागे जा सकते हैं। तो यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा उपयोग उस विमान वाहक पोत का विमानों के लिए और सेना के द्वारा किया जाएगा, न कि रनवे के रूप में। छोटे रनवे में भी काम हो जाएगा। तो स्टोबार टेक्नोलॉजी और ईमाल्स टेक्नोलॉजी आईएनएस विक्रांत में अमेरिका दे रहा है हमें। और दूसरी होती है पनडुब्बिया। पनडुब्बिया दो प्रकार की होती है, लाल लालियो। एक होती है डीजल पनडुब्बी, एक होती है डीजल पनडुब्बी, और एक होती है परमाणु ईंधन पर चलने वाली पनडुब्बी। पनडुब्बी मतलब पूरी तरह से पानी में डूबी रहती है, ये पानी में डूबी। गाजी अटैक आपने अगर मूवी देखी तो आपको पनडुब्बी जल्दी समझ में आ जाएगी। ये जो डीजल पनडुब्बी है, इसकी प्रॉब्लम है कि इसे हर 24 घंटे में 48 घंटे में बाहर आना पड़ता है अपने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए, इसलिए लंबी दूरी के अभियानों में अच्छी नहीं होती है। पर परमाणु ईंधन से चलने वाली जो पनडुब्बियां होती हैं वो कई महीनों तक पानी के अंदर रह सकती हैं, इसलिए उसको कोई डर नहीं होता है, वो दुश्मन के द्वारा डिटेक्ट भी नहीं की जा सकती है। पनडुब्बियों को डिटेक्ट करने के लिए सोनार सिस्टम का उपयोग करते हैं, साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आपने अगर देखा होगा तो गाजी में बहुत बार सोनार का उपयोग दिखाया गया है, जिसमें वो अपने रेंज में दिखाता है। डीजल पनडुब्बी, डीजल पनडुब्बी में भारत के पास है आईएनएस सिंधु घोष। इसे सिंधु प्लान्स भी लिखा गया है कई किताबों में, सिंधु प्लान्स भी लिखा गया है। सिंधु घोष, सिंधु प्लान्स, इंडियन नेवल शिप सिंधु घोष, सिंधु प्लान्स क्या है? पनडुब्बी है। कौन सी पनडुब्बी है? डीजल वाली। रूस से ली गई है, 17 नॉट तक की गति होती है। टॉर्पीडो मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल सब कुछ है इसके पास सुरक्षा के लिए। टॉर्पीडो मतलब सुरक्षा का उपकरण है एक। पानी के अंदर रहते हुए समंदर के बाहर की तस्वीरें देखी जा सकती है। पेरिस्कोप मतलब एक ऐसी युक्ति जिससे समुद्र के बाहर का भी देखा जा सकता है। दूसरी है आईएनएस शिशुमार, जर्मन से ली गई है, भारतीय नौसेना की सबसे पुरानी और घातक पनडुब्बियों में से एक है। आईएनएस शिशुमार आईएनएस सिंधु घोष की तुलना में छोटी पनडुब्बी है। सिर्फ शिशुमार पनडुब्बी में इमरजेंसी एग्जिट किट, जिसकी मदद से एक साथ सभी लोग बाहर निकल सकते हैं। फिर आईएनएस कलवरी है, स्कॉर्पिन श्रेणी की पहली पनडुब्बी है जो फ्रांस से खरीदी गई है। तो रूस से सिंधु प्लान्स ली हैं, जर्मनी से शिशुमार ली हैं, कलवरी हमने फ्रांस से ली है। और इस ये जो पनडुब्बी है यहां पर भी हमने कई सुरक्षा के उपकरण लगाए हुए हैं। नाभिकीय पनडुब्बी, भारत द्वारा रूस से खरीदी गई आईएनएस चक्र, आईएनएस चक्र भारत की नाभिकीय पनडुब्बी है। खरीदी नहीं गई है, लीज पर ली गई है 10 वर्षों के लिए, लीज पर लिए, वापिस लौटानी पड़ेगी। भारत के द्वारा स्वदेशी स्तर पर विकसित की जा रही है परमाणु पनडुब्बी।
परमाणु पनडुब्बी भारत स्वदेशी विकसित कर रहा है। आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट। अरिहंत का मतलब दुश्मन को नष्ट करने वाली, तो आईएनएस अरिहंत जल, थल और नभ में मार कर सकती है पानी से ही। न्यूक्लियर ट्रायड भी कहा जाता है, न्यूक्लियर हथियारों को भी लेकर जा सकती हैं। ये भारत की पहली न्यूक्लियर नाभिकीय ईंधन पर चलने वाली पनडुब्बी है अरिहंत। अरिहंत, आईएनएस अरिहंत। अन्यथा इसके पहले हमारे पास केवल और केवल रूस से ली हुई चक्र ही है, आईएनएस चक्र। 15 मिसाइलें इसमें, 750 किलोमीटर तक की रेंज वाली K-15 मिसाइलें, जिन्हें सागरिका भी कहते हैं। इनको बनाने के बाद भारत छठा देश बन गया जिनके पास इस तरीके की पनडुब्बियां हैं। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के अलावा फिर आईएनएस अरिघाट भी विकसित की जा रही है। अरिहंत की दूसरी श्रेणी की पनडुब्बी है और यह भारत की। और आईएनएस अरिदमन भी इसको कहते हैं, आईएनएस अरिदमन भी कहते हैं। तो आईएनएस चक्र परमाणु पनडुब्बी है लेकिन रूस से लीज पर ली है। आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट भारत खुद विकसित कर रहा है। तो याद रखिएगा, इसे याद रखिएगा सभी लाल लाली। अरिघाट है सेकंड न्यूक्लियर अरिघाट। अरिघाट को भी भारत बना रहा है। टारपीडो क्या है? टारपीडो भारत के पास है वरुणास्त्र। यह पनडुब्बी रोधी टारपीडो जीपीएस की मदद से अपने लक्ष्य को भेद सकता है। अभी तक भारतीय नौसेना विदेश से खरीदे गए टारपीडो का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अब वरुणास्त्र टारपीडो का नाम है, होने के बाद भारतीय नौसेना स्वदेशी विध्वंसक से लेस हो जाएगी। टारपीडो मारीच भी है भारत के पास। मतलब एक तरीके से सुरक्षा उपकरण है ये, जो लक्ष्य से भ्रमित कर देते हैं दुश्मन के पनडुब्बियों को। तो ये है भारत की थल सेना, वायुसेना और नौसेना। तो लाल लालियों, परमाणु शस्त्र कार्यक्रम, भारत का परमाणु शस्त्र कार्यक्रम भी रक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि भारत ने परमाणु बम बनाया, उसके बाद ही तो भारत के बारे में दुनिया वालों को पता चला कि यह भी एक शक्तिशाली राष्ट्र है। 18 मई 1974, आज से 4 दिन के बाद 18 मई 1974 में पहली बार परीक्षण किया था परमाणु बम का भारत ने राजस्थान के पोखरण में। उस परीक्षण का नाम रखा था स्माइलिंग बुद्धा। इसके बाद विश्व के कई शक्तिशाली देशों ने हम पर प्रतिबंध लगाए थे, रूस को छोड़कर। फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 11 मई और 13 मई को मिशन शक्ति के नाम से परमाणु बम, लाल लालियों, परमाणु बम और हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था। भारत उन देशों की सूची में शामिल हो गया जिनके पास हाइड्रोजन बम भी है। तो 11 और 13 मई को मिशन शक्ति 1998 में परीक्षण हुआ था। भारतीय परमाणु शस्त्र कार्यक्रम किसी भी देश पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम माना जाता है। परमाणु बम सेना के हाथ में नहीं बल्कि सरकार के हाथ में है, क्योंकि हमारे देश में परमाणु बम का उपयोग करना है या नहीं, ये राजनीतिक इकाई तय करती है। राजनीतिक इकाई मतलब प्रधानमंत्री और उनकी अध्यक्षता में बनाई गई कैबिनेट की समिति। उसके नीचे एक और समिति है जिसमें तीनों सेना के अध्यक्ष होते हैं, महत्वपूर्ण सचिव होते हैं, और वो सलाह देते हैं इन्हें कि आपने परमाणु बम उपयोग करना चाहिए या नहीं। पर इनकी सलाह बाध्यकारी नहीं होती है। अंतिम निर्णय राजनीतिक इकाई का होता है, भारत के नागरिकों द्वारा चुनी गई सरकार का होता है। भारत पहले परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन आत्मरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए बिना ही भारत इन समझौते का पालन करता है। भारत के परमाणु बम न्यूनतम क्षमता वाले हैं, लेकिन जैविक रासायनिक हमले अगर भारत पर हुए तो भारत उसका जवाब परमाणु बम से देगा। फिर विश्व में इस परमाणु बम की होड़ और हथियारों की होड़ को कम करने के लिए कई प्रकार की संधियां भी आई।
सबसे पहली संधि है परमाणु अप्रसार संधि, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये इतनी बदमाश वाली संधि है ना कि इसमें पहले से ही विश्व को दो भागों में बांटा गया है। एक है परमाणु हथियार संपन्न देश, जिसमें 5 देश हैं जिन्हें की यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता है। ये संधि कहती है कि भाई ठीक है, इन 5 देशों ने विकसित कर लिया, ठीक है, पर अब कोई और देश विकसित नहीं करेगा। तो हमने कहा भाई ये कौन सी भेदभाव वाली नीति चल रही है? उनको भी मना करो, बंद करो, उनसे कहो कि हथियार खत्म कर डाले वो परमाणु बम के, हम भी नहीं बनाएंगे। हमने साइन नहीं किए, हमने साइन नहीं किए, पाकिस्तान ने साइन नहीं किए। पाकिस्तान का आर्गुमेंट है कि भारत करेगा तो हम करेंगे। इजराइल ने भी साइन नहीं किए इस संधि पर। 1968 में हस्ताक्षर किए गए, 1970 से प्रभावी हैं, 191 कंट्रीज में शामिल है। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत कह रहा है भी भेदभावपूर्ण है। भारत का विचार है कि एनपीटी संधि भेदभावपूर्ण है, तो इसमें शामिल होना उचित नहीं है। हमारे पड़ोस में चीन के पास परमाणु बम है, तो हम कैसे सुरक्षा की बात ना करें? भारत का तर्क है कि यह संधि सिर्फ 5 शक्ति अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस को परमाणु क्षमता का एकाधिकार प्रदान करती है और अन्य देशों को परमाणु शक्ति संपन्न नहीं, उन्हें सिर्फ उन पर ही नियंत्रण की बात करती है, जबकि पहले इन 5 पर नियंत्रण करिए। तो हमने एनपीटी पर साइन नहीं किए। फिर दूसरी ट्रीटी है स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक। अमेरिका और रूस, शीत युद्ध में अमेरिका और रूस ने इतने हथियार बढ़ा लिए थे ना कि इनसे रिक्वेस्ट की लोगों ने कि भाई क्या चाहते हो, पूरी पृथ्वी खत्म हो जाए? तब जाकर इन्होंने अपने हथियार कम किए। सामरिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाना 1972 में हस्ताक्षर हुए, वर्तमान में अप्रभावी क्योंकि अब इसका नवीनीकरण नहीं हुआ। तो सॉल्ट आई। फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम MTCR, जिसके तहत कहा गया कि 300 किलोमीटर या उससे अधिक मारक क्षमता वाली टेक्नोलॉजी किसी भी देश को नहीं दी जाएगी। हाँ, वो खुद अगर विकसित करता है तो वो इसका सदस्य बनेगा, लेकिन कोई भी देश जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है वह किसी दूसरे देश को नहीं देगा। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम 1987 में G7 देशों के द्वारा फिर 12 विकसित देशों ने मिलकर आणविक हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए समझौता किया। MTCR 2016 में भारत MTCR का पूर्ण सदस्य बन गया है। फिर स्टार्ट संधि अमेरिका और रूस के बीच में हुई थी परमाणु हथियारों को रोकने के लिए। 1991 में स्टार्ट 1 हुआ था और अभी स्टार्ट 2 की बात चल रही है। विस्तार करने का प्रस्ताव रखा है, रूस ने भी सहमति दी है। 1200 परमाणु बम बना चुके हैं गरीब लोग। 5 परमाणु बम में पृथ्वी कभी जिंदगी नहीं देख पाएगी, पर ये गरीब 1200 परमाणु बम बना चुके हैं केवल हवाबाजी में, केवल हवाबाजी में। तो स्टार्ट और सॉल्ट अमेरिका और रूस के बीच में। फिर CTBT आई, कॉम्प्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। इस संधि का कहना है कि परमाणु परीक्षण पर भी बैन कर दो। भारत ने कहा कि कुछ देशों के पास सुपर कंप्यूटर हैं जो छोटे से परीक्षण से भी बता सकते हैं कि उनके परमाणु बम की ताकत कितनी है। अगर बैन करना है तो सब कुछ बैन करो ना, हम तो पूर्ण निशस्त्रीकरण के लिए कभी भी तैयार हैं। ये ऐसे अधूरे बैन क्यों लगाते हो? हमने इस पर भी साइन नहीं किया। 24 सितंबर 96 को अस्तित्व में आई। भारत पाकिस्तान CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किया, इजराइल ने भी नहीं किया। परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध, सदस्य देश अपने नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र में परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। हमने कहा हम नहीं करने वाले हैं, बैन करना है तो सब करो। फिर अंतिम करंट अफेयर में रक्षा उत्पाद और निर्यात संवर्धन नीति 2020 लॉन्च की गई है। पिछले वर्ष में रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 का मसौदा तैयार किया और इस नीति के तहत भारत को आत्मनिर्भर बनने और निर्यात के लिए देश की रक्षा उत्पादन क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अतिव्यापी मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में माना गया है। हम विश्व के उन देशों में शामिल हैं जो रक्षा उत्पादों को सबसे ज्यादा खरीदते हैं मेरे लाल लालियों। इसलिए 2020 की पॉलिसी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पॉलिसी में पहली बार कहा गया कि हम बेचना चाहते हैं हथियारों को और आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। सशस्त्र बलों की आवश्यकता को पूरा करना, गतिशील मजबूत प्रतिस्पर्धी रक्षा उद्योग विकसित करना, आयात पर निर्भरता कम करना, मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाना और रक्षा उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देना।
रक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान आया था कि 101 विदेशी रक्षा उत्पादों के आयात पर रोक लगाई है। आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा। घरेलू रक्षा उद्योग को 4 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। भविष्य में अन्य रक्षा उत्पादों पर भी बैन लगेगा। इससे बेनिफिट होगा कि भारत का पैसा भारत के कंपनियों में जाएगा। भाई घुमा फिरा कर भारत में ही रहेगा ना, पर विदेशों को पैसा नहीं जाना चाहिए। 52,000 करोड़ रुपए के अलग से बजट किया गया है। तो एक तरीके से बैन लगाने का मतलब है कि हम अब आयात नहीं करना चाहते हैं। पिछले वर्ष अगस्त में भारत के रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने और रक्षा उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। अब इन रक्षा उपकरणों को किसी देश से नहीं खरीदा जा सकेगा, बल्कि इनकी आपूर्ति घरेलू स्तर पर की जाएगी। इस प्रकार भारत सरकार ने क्रमबद्ध रूप से भारत का रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का निर्णय लिया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 से 2019 के दौरान भारत रक्षा उपकरणों के आयात के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश था। मतलब सबसे ज्यादा सऊदी अरब ने हथियार खरीदे थे। सऊदी अरब ने हथियार खरीदे थे और उसके बाद भारत ने सबसे ज्यादा हथियार खरीदे, फिर मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेलिया और चाइना, इन लोगों ने हथियार खरीदे। सबसे ज्यादा हथियार खरीदे हैं सऊदी अरब ने, उसके बाद भारत ने। और सबसे बड़ा विक्रेता देखना, भारत का सबसे बड़ा विक्रेता रूस है, हमें सबसे ज्यादा हथियार बेचकर चला जाता है। दूसरे नंबर पर इजराइल हमें हथियार बेचता है और तीसरे नंबर पर अमेरिका। सरकार के इस निर्णय का महत्व है रक्षा क्षेत्र में विदेशी आयात पर निर्भरता कम करना, विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित करना। भविष्य में भारत निर्यात भी कर सकता है, रोजगार के अवसर बनेंगे, घरेलू इकाइयों में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा होगी तो आत्मनिर्भर भारत बनेगा। एफडीआई को भी बढ़ा दिया गया है कि विदेशी कंपनियां भारत में आकर कंपनी डालें तो भी हम उस हथियार को मानेंगे कि वो भारत का है, क्योंकि वह अगर विदेशी कंपनी भारत में उत्पादन करेगी तो मेक इन इंडिया तो हो ही जाएगा। 2020 में केंद्र सरकार ने ऑटोमेटिक रूट के तहत रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 49% की सीमा को बढ़ाकर 74% कर दिया है ऑटोमेटिक में, जबकि बाकी रास्ते से 100% कर दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की भी शर्त जोड़ी कि भी सुरक्षा, जहां पर प्रश्न चिन्ह आ जाएगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है तो एफडीआई कम भी किया जा सकता है। इस शर्त के अनुसार रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर जांच के अधीन होगा। मतलब जो भी देश, जो भी कंपनी रक्षा क्षेत्र में निवेश करेगी तो हम उसके निवेश को जांच सकते हैं कि इसके हथियार कहीं गलत हाथों में तो नहीं जा रहे हैं। साथ ही सरकार के पास रक्षा क्षेत्र में किसी भी ऐसे विदेशी निवेश की समीक्षा करने का अधिकार सुरक्षित होगा जो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। केंद्र सरकार के द्वारा रक्षा विनिर्माण क्षेत्र के लिए 2025 तक 2.25 लाख करोड़ रुपए के कारोबार के साथ 35,000 करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य भी रखा गया है। लक्ष्य रखने दो, कोई लक्ष्य आसानी से पूरे नहीं होते, सब हवाबाजी है। एक सृजन ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है। कोई भी कंपनी यदि खोलना चाहता है रक्षा क्षेत्र में और वो जानना चाहता है कि भारत को किन हथियारों की जरूरत पड़ती है तो इस पोर्टल पर जानकारी है। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल सृजन लॉन्च किया है। इस पोर्टल में उन वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा जो वर्तमान में भारतीय रक्षा उद्योग द्वारा आयात की जा रही हैं। इस पोर्टल से देश के घरेलू उद्योगों को भारत द्वारा आयात किए जा रहे रक्षा उपकरण के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी, जिसे भारतीय घरेलू उद्योग उस दिशा में रक्षा उपकरणों का निर्माण कर सकेंगे। भारतीय उद्योगों को सेना की रक्षा उपकरण संबंधी आवश्यकताओं के बारे में जानकारी मिलेगी, उसी के अनुरूप उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा। विदेशी आयात पर निर्भरता कम होगी। आत्मनिर्भर भारत। बस अब इसमें एक छोटी सी बात रह गई फैक्ट के रूप में, जो मेरी टीम शायद अवेलेबल नहीं करा पाई, पर आप लोग कमेंट्स बॉक्स भर दीजिएगा उससे। सैन्य अभ्यास भारत अमेरिका के बीच का सैन्य अभ्यास जैसे मालाबार कहलाता है, तो अलग अलग देशों के साथ हमारे सैन्य अभ्यास होते हैं, उनके कुछ नाम हैं, तो उसकी गूगल में भी लिस्ट मिल जाएगी। बस सैन्य अभ्यास कवर कर लेना। इसी के साथ लाल लालियो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिफेंस टेक्नोलॉजी पूरी तरह से कंप्लीट होता है। रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा,
बाकी इसमें जैसे इंद्र होता है भारत और रूस के बीच में, तो आप लोग जरा कमेंट्स बॉक्स भर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जिस उम्मीद से मैंने इसको आज लिया था, मुझे उम्मीद नहीं थी। लगभग मैंने 3,000 बच्चों का टारगेट सोचा था कि डिफेंस टेक्नोलॉजी, कई बार बच्चे कमेंट्स करते थे कि सर साइंस टेक कब कंप्लीट करवाएंगे, तो आज मैंने डिफेंस टेक्नोलॉजी को कंप्लीट किया है। यदि इस पर व्यू अच्छे नहीं आए तो फिर आप जानते हैं कि मास्टर क्लास को केवल व्यू के लिए लेता है। व्यू का मतलब आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला जिस विषय में होगा, मैं उस विषय को लूंगा। बाकी आप कमेंट्स करते रहिएगा कि आप और कौन से विषय चाहते हैं। सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय, गुड नाइट।